Now, before proceeding into core area E and F, whatever answers you all have submitted, नॉर्मली मेरे को कोर एरिया डी में ही प्रॉब्लम हुई कि कुछ जगह गड़बड़ी है. मानस, आई हैव कम्युनिकेटेड टू यू दैट यू आर राइटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ए जनरल कंट्रोल. जनरल कंट्रोल मतलब जैसे हम लोग बात किए कि भाई सुबह उठना है, ये करना है, लाइक दैट यू आर राइटिंग द आंसर. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली व्हाट द डायरेक्टर्स नीड टू डू. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी. तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं मिलेगा आपका. एवरी आंसर इज गुड, बट दिस पर्टिकुलर आंसर, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यू हैव रिटन अ जनरल गवर्नेंस, बट इट इज टू बी कवर्ड एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आरती, आपने बहुत छोटा लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आंसर, केवल एक पेज. और मेरे को ऐसा भी लग रहा है आरती, आप एंड देवश्री आर डिस्कसिंग ह्यूज फॉर राइटिंग द आंसर्स. क्या आप लोग एक दूसरे से बहुत डिस्कस करते हो क्या आंसर लिखने के लिए? नहीं, मैंने पढ़ के ऐसा फीलिंग आता है कि दोनों जन साथ में बैठकर लिखी हैं. सम टाइम्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हेन आई एम रीड, नहीं ठीक है चलेगा, बट आई सेइंग दैट ऑब्वियसली यू आल्सो डिस्कस व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस. आपने पढ़ा, रिसर्च किया, यू शुड बी थिंकिंग. बट लिखना अपना अपना है, उसको अपना लिखा हुआ आंसर आप मत दो, और वो आपको अपना नहीं देगी. हाँ, वो नहीं भेजना है. यस, तो मेरे को ऐसा लगा सारे पॉइंट एकदम सेम आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड आंसर्स फॉर एनी क्वेश्चन. हजारों तरीके से सोचा जा सकता है. तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा ना, तो हम लोग भी जब बाद में आंसर लिखकर फिर से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है. जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, अर्लियर इन कोर एरिया ए बी, मानस ने ज्यादातर सब जगह लिखा माई ओन ओपिनियन. ठीक है, ज्यादातर लिखा था. अभी आप लोगों ने भी, दोनों जन ने हर क्वेश्चन में डाल दिया माई ओन ओपिनियन. मैंने बोला था माई ओन ओपिनियन आप वो वर्ड तब डालोगे व्हेन द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग व्हाट इज योर रिकमेंडेशन. अदरवाइज आप उसको अलग से हेडिंग नहीं बना के जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसी में कवर करो कि यहां ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट बिकॉज एट ऑपरेशनल लेवल जनरली द क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल दैट रिकमेंड दिस, वो कम आता है. बिकॉज एट फाइनेंस ऑफिसर लेवल generally we are not in a position to recommend. When we go at managerial and strategic level, then we will be recommending with 100% confidence. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्वेश्चंस में वो सब लिखना नहीं, बट उसको सेपरेट हेडिंग नहीं बनाना है unless and until it is not asked. तीसरी बात, जब हम लोग मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस या वी आर राइटिंग द आंसर्स फॉर रिवैल्यूएशन, मान लीजिए हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही, एक पर्टिकुलर एरिया को हमने खत्म नहीं किया, फिर दूसरा वहां चालू कर दिए. तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं रीड कर रहा हूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू कम्युनिकेट. जस्ट एन एग्जांपल आई एम शोइंग, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को. जैसे देवश्री आंसर फॉर कोर एरिया डी ना, देवश्री आंसर फॉर कोर एरिया डी. ये कोर एरिया डी में देवश्री ने लिखा है एंड आपका भी खोल रहा हूं मैं, देवश्री कोर एरिया सी ऑल्सो एंड आरती कोर एरिया डी ऑल्सो. जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. मैंने यहां पर बोला है कि जो लिखा है ठीक है, बट थोड़ा शॉर्ट हो जा रहा है आंसर, लेकिन मैं दूसरे वाले में बात कर रहा हूं. सपोज मैंने इसको रेड किया है, एक बार इस पैराग्राफ को रीड करते हैं अपने. रिवैल्यूएशन सरप्लस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इन वन केस व्हेन रिवैल्यूएशन वैल्यू इज हायर देन करंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू showed in the balance sheet.
अब ये मेरे को यहां से ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है. In one case, when revaluation value is higher than current value and fair value showed in the balance sheet, इसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकल कॉस्ट. बिकॉज मेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ यहां पर, रीवैल्यूएशन सरप्लस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. आपने बोला रीवैल्यूएशन सरप्लस दो तरह. हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहां पर ये करंट वैल्यू और फेयर वैल्यू में अंतर है क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आया. सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स. इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, वो नहीं देख रहा हूं मैं, बट मेरे को इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है एक्चुअली व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. इन दिस केस दैट बोलो. इन वन केस व्हेन रीवैल्यूएशन इज हायर देन करंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर भी गड़बड़ होता. हम लोगों को रीवैल्यूएशन मतलब मेरे बैलेंस शीट में ये कंप्यूटर है, इसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू विच यू आर सेइंग एज करंट वैल्यू इज 50,000, रीवैल्यूड फिगर 70,000 है, 80,000 है, 2 लाख है, जो भी है. तो डिफरेंस कोई तो रीवैल्यूएशन बोलेंगे. उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी कंपेयर्ड विद द रीवैल्यूड फिगर, डिफरेंस विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द एसेट अकाउंट, व्हाटएवर डेप्रिसिएशन विल चार्ज विल कैंसिल्ड, एंड देन द डिफरेंस इफ गेन विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व. बिकॉज आप कंपैरिजन दो चीज से नहीं करते हो, आप कंपैरिजन एक ही से करते हो. रीवैल्यूड अमाउंट को केवल करंट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, लेकिन जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं. रीवैल्यूड फिगर वो कम भी हो सकता है. ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं रीवैल्यूड फिगर से, एसेट्स डेबिट और क्रेडिट, बिकॉज एसेट इज एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल, and if the revalued amount is greater than the current value, then it is revaluation reserve automatically. तो अगर यहां पर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लिखते तो भी गड़बड़ होता, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग डबल कंपैरिजन, यू आर डूइंग रीवैल्यूएशन बाय कंपेयरिंग करंट वैल्यू. व्हेन यू आर अकाउंटिंग दैट, तब आप उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट से कंपेयर करके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा. तो अगर यहां हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लिखता तो भी गड़बड़ होता. प्लस दूसरा चीज जो आप लोगों ने लिखा है, इंपेयरमेंट शुड बी डन एनुअली, या कहीं कहीं पर लिखा गया है कि रीवैल्यूएशन शुड बी डन रेगुलरली. ये केवल मानस ने ठीक लिखा है. इट इज माई ऑर्गेनाइजेशन, आई नीड टू डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू फॉलो फॉर माई नॉन करेंट एसेट्स रीवैल्यूएशन प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल विच इज कॉस्ट प्रिंसिपल. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, मे बी मार्केट में एसेट्स का वैल्यू चेंज हुआ है, मैं रीवैल्यूएशन नहीं करूंगा, मेरी मर्जी. द अकाउंटिंग इज अलाउइंग टू प्रिंसिपल्स, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल. इफ आई डोंट वांट टू फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल, नोबडी कैन चैलेंज मी, द एसेट्स वैल्यू आर डिफरेंट, व्हाई यू आर नॉट, कोई मेरे को नहीं बोल सकता. एंड इफ आई फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल, इट्स नॉट दैट आई नीड टू रीवैल्यू एवरी ईयर, नो बाउंडेशन. Whenever I need to revalue, when the books, the value in the books is very different, significantly different than the revalued figure in the market. Why the revalued figure in the market is high, low, उसमें मेरे को नहीं जाना है, लेकिन significantly different है. I am saying that I am following revaluation principle. Then why I will not do revaluation when it is different? तो फिर वो तो करना होगा ना. Whether it should be done every year, whether in a gap of 2-3 years, it depends. तो नॉर्मली आरती आपने और देवश्री ने दोनों जगह लिखा है रीवैल्यूएशन हर साल करना पड़ेगा. पहले उस बात को समझाया ही नहीं कि पहले ये बोलना है कि देयर आर टू प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल. अब बात आती है इंपेयरमेंट शुड बी डन एनुअली. ऐसा कुछ नहीं है. वी आर सेइंग दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ वी फाइंड दैट the assets value in the books, which is called carrying value, current value, आप जो लैंग्वेज बोलो, but the value in the market does not command that value. Why? If there is no reason, then why होने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको इंपेयरमेंट.
बट इफ वाई देयर आर रीजंस आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आप लोगों ने लिखा है, if at the end of the year you find that there are reasons that the value revalued or fair value is less than the carrying amount, current amount, the reasons are there, then we are bound to record impairment at the end of the year. We have to. It is not an option like revaluation. We have to. Why? Because if we don't record that, then you all have written, जब उसको 1 साल 2 साल 3 साल बाद when we sell the assets, at that time एक साथ जोर का लॉस आएगा. जब आपको ऑलरेडी पता है कि आज के दिन ही लॉस हो चुका है, why you want to defer? It is beyond depreciation. Depreciation you have already charged. फिर भी आपको दिख रहा है कि the asset does not command the value because there is some issue. तो आपको इंपेयरमेंट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर विंडो ड्रेसिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब आप इंपेयरमेंट कर रहे हो तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन आप इंपेयरमेंट खर्चे को पीएल में लिख रहे हो या पुराना रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो भी. अब डेप्रिसिएशन वेदर वो रीवैल्यूएशन हो रहा है, वेदर वो इंपेयरमेंट हो रहा है, बैलेंस वैल्यू को डेप्रिसिएट करना बैलेंस लाइफ है, ये दोनों केस में है. और whatever your assets, what policy you are following, cost, revaluation model, depreciation rate, method, how you have done impairment, how you have find out, how you have done revaluation, who has done that, ये सारा चीज disclose notes to accounts में होना चाहिए. Because in PL account balance sheet you are writing depreciation, impairment, revaluation. In balance sheet you are writing assets value. आया कैसे, क्या हुआ, नहीं हुआ. If I am a knowledgeable person, मैं PL balance sheet नहीं देखूंगा, मैं नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर रीड करूंगा, फिगर्स आए कैसे हैं, क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वेदर द पॉलिसी आर करेक्ट, एडिक्वेट, वेदर दे आर फॉलोइंग कंसिस्टेंटली. बिकॉज उसी से तो अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ना. समबडी विल से दैट अ फाइनेंस पर्सन डोंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. पूरा गलत है. इवन दो अकाउंट्स इज सेइंग अबाउट पास्ट, बट हाउ कैन वी फोरकास्ट अबाउट आवर फ्यूचर विदाउट पास्ट? And if the past data are not correct, not properly presented, can we forecast future? Finance or management accounting with future related, but that is related with accounting data. तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, एक फाइनेंस पर्सन को अकाउंट्स का नॉलेज एकदम डीप साउंड होना चाहिए, अदरवाइज वो कोई भी फोरकास्टिंग, कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन नहीं ले पाएगा. इसीलिए इन द सिलेबस अकाउंटिंग इज इंक्लूडेड इन डीप. एंड व्हेन यू गो इन मैनेजरियल लेवल, it is the highest level of accounting, because in CIM में strategic level में accounting है ही नहीं, वहां accounts नहीं है. The highest level of accounting, everything to the maximum possible level, वो सारा का सारा आपका managerial level में है. और आप लोग के लेवल पे तो फिर भी accounts का लेवल थोड़ा लो है. मैनेजमेंट लेवल में जब MCS स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर्स, ऑल, आई विल नॉट से 99, 100%, जैसे ही इट इज रिलेटेड विथ अकाउंटिंग एरिया, आंसर इज वेरी बैड, एकदम वर्स्ट, एकदम खराब आंसर लिखते हैं. तो मैं नॉर्मली ये चेष्टा करता हूं कि उनको अकाउंटिंग नॉलेज प्रॉपरली हो. यू विल रेज द क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट बोलता है सर इतना अकाउंट्स क्यों जानना है? अरे जानना पड़ेगा ना यार. इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, इफ यू आर अ फाइनेंस डायरेक्टर, कोई भी है, आपका अकाउंटिंग नॉलेज बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते. आपको पूरा ज्ञान होना पड़ेगा, क्या आईएएस है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ऐसा क्यों होता है, लॉजिक क्या है. बिकॉज F2 which is managerial level accounting is more relating to logic, not just the transaction. ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बना है, what is the difference with others, where the anomalies are there, वैसा चीज है. It is more like more highest level of accounting. So लिखा है, बट ये वाला आंसर मानस ने आप लोगों से ज्यादा अच्छा लिखा है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मानस ने खराब लिखा है. बिकॉज मानस हैज रिटन द आंसर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ए जनरल, विच इज नॉट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज अ पार्ट बट नॉट एक्चुअली द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर आंसर. बट आरती आपने और देवश्री ने हैज रिटन प्रॉपर आंसर. देवश्री का मैंने एक जगह और भी देखा था, मेरे को बोलना था. देवश्री कोर एरिया DC, वन एरिया आई सेड अबाउट देवश्री, better than Aarti, but some of the issues are same, like when you are writing some explanations, they are not clear, which I will explain tomorrow in the class.
तो मैं कहां बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आरती मैंने आपका पढ़ा, मैंने बोला मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने यहां पर रेड नहीं किया। पढ़ते हैं एक बार। इन अ कंपनी देयर आर सो मेनी वेरिएंसेस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट ऑल द वेरिएंसेस, बिकॉज इफ वी इन्वेस्टिगेट इट देन it will unnecessarily increase cost and our time. मेरे को लगता है कि unnecessarily के बदले on the basis of cost benefit analysis the cost will be greater than the benefit, which we should not be doing. But चलेगा, wrong नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है. So we only need to choose those variances to investigate which are really important for trade cussing. Okay. Like a key could be on the basis of customer satisfaction. That is, are they really like our product or not? How many of them are returning our product? अब आप सोचो कि क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि वेरिएंस कौन सा आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन कौन सा वेरिएंस होता है। फिर आपको और डीप में जाना होगा कि इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन द वेरिएंस इज वी आर टारगेटिंग आवर रिपीट कस्टमर शुड बी 90%, बट द एक्चुअल रिपीट कस्टमर्स आर 85%. Or the number of complaints from the customers should be reducing by 5%, but the number of complaints from the customers is reduced by 3%. वो सब वेरिएंस उन्होंने लिखा नहीं है आपको, लेकिन ये कौन सा वेरिएंस है, तो ये गलत एरिया में जा रहा है. यू आर राइटिंग, क्वेश्चन है वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस हमें इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे पता चलेगा. ये थोड़ी ना बोल रहे कौन सा एरिया में वेरिएंस इन्वेस्टिगेट करना है. क्वेश्चन इज आस्किंग विच वेरिएंसेस वी शुड बी इन्वेस्टिगेटिंग. तो चलिए कोई बात नहीं, आपने यहां से चालू किया. लाइक अ की कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज आर दे रियली लाइकिंग आवर प्रोडक्ट और नॉट, हाउ मेनी ऑफ देम आर रिटर्निंग आवर प्रोडक्ट. और वी कुड ऑल्सो गो फॉर द ट्रेंड, दैट इज वी कैन इन्वेस्टिगेट व्हाट इज ट्रेंड, ऑन विच रीजन सेल्स इज लेस और मोर. वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एब्सोल्यूट फिगर्स, लाइक व्हेन any variance is more adverse or favorable, why this happened. Apart from absolute figures, we can also see the percentage change. Planning can also be said as the key, because ये वाला एरिया इन्होंने बाद में ठीक से पकड़ लिया. Here the problem is not there. यहां पर प्रॉब्लम आरती आपका ज्यादा है, बिकॉज आप ये सब बातें लिखी नहीं हो, आप उसको बहुत जल्दी कवर किए हो. कहां मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि the important variance according to you are sales mix, quantity variance, labor efficiency. Sales mix variance is comparing the budgeted sales margin with the actual margin on which shoes are sold. Quantity variance means the comparison of actual quantity of shoes sold with the budgeted quantity. And the labor efficiency variance means how much efficiency the laborers have done the work. ये पैराग्राफ ठीक है? बोलो यार. नहीं, यहां नहीं, मेरा ये बोलने का मतलब है, आप जो आंसर फर्स्ट पार्ट का लिखे हो उसमें आप केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन बस लिखे हो, ज्यादातर आप ये सब एब्सोल्यूट फिगर, परसेंटेज चेंज, ट्रेंड वगैरह कुछ बोले ही नहीं हो. तो फिर इन दैट केस ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये तो कवर नहीं हुआ ना, बिकॉज यहां तो क्वेश्चन ही यही है कि जब आप ये बता रहे हो, आप भी फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखे हो कि हम लोग सारे वेरिएंस वगैरह नहीं देख सकते, लेकिन सेकंड पैराग्राफ पे फिर कौन सा देखना है, वो तो क्वेश्चन का आंसर हुआ ही नहीं ना. आप समझो. तो यहां पर ये वाला आंसर, ये सेकंड पैराग्राफ इन्होंने फिर भी ठीक कर लिया, चलेगा. यहां पर इन्होंने ठीक लिखा. नाउ इन आवर केस सेल्स मिक्स वेरिएंस इज फेवरेबल, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी आल्सो एडवर्स. मेरे ख्याल से यहीं पर मेरे को नहीं समझ में आया जो मैं बता रहा हूं, देखते हैं. बिकॉज मेरे को व्हाट आई सेड एज, मैं क्या कंक्लूजन कर रहा हूं, व्हेन यू आर राइटिंग सम एक्सप्लेनेशंस अबाउट देवश्री, दे आर नॉट क्लियर, विच आई विल एक्सप्लेन टुमारो इन द क्लास. जब आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो क्लियर नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि दिमाग में एक बात चल रही है, आपने उसको पूरा कंप्लीट करे बगैर दूसरा चालू कर दिए, तो इन दैट केस क्लैरिटी नहीं आ पा रही है. द रीजंस फॉर द सेल्स मिक्स वेरिएंस फेवरेबल could be the customers who are interested in buying performance flat, whose margin is 59%, and performance hill whose margin is 56%. ये ठीक है.
or it could be good quality of performance shoes. It might be affected by the TV program on the issue of the industries, but because of margin which is high, it resulted in favorable variance. अब मेरे को यहां से लग रहा है ना कि या तो अगर लिखना भी है इसको ऐसा करिए, बिकॉज आपने एक बात बोली, और टीवी एड एक दूसरा एरिया है उसको अलग करिए. फिर भी मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है कि यहां पर आपने गुड क्वालिटी के लिए मिक्स वेरिएंस बताया. अब यहां आप क्या बोलना चाह रहे हो? It might be affected by TV programs on the issue of industries, but because of margin which is high, it resulted in favorable variance. ये जो सेंटेंस है इसका कैसे मैं कोरिलेशन करूं कि यू आर सेइंग दैट द सेल्स मार्जिन वेरिएंस फेवरेबल? आप सोचो. हो सकता है कि इसको थोड़ा और बताने की जरूरत है, so that I can understand why you are saying this, that the TV ad has created favorable variance. नहीं लग रहा है? You don't think about Prakash Saraf. You think about as an examiner for this write-up, even though you both have not written, Devasri has written. लेकिन आप सोचिए कि मेरे को समझ में आ रहा है क्या इससे कि भाई मार्जिन वेरिएंस फेवरेबल है इसलिए टीवी एड से क्या फीलिंग आ रहा है उसमें? जच नहीं रही है ना चीज. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने एक एक जन का एक एक लाइन आंसर पढ़ा है, नॉट दैट कि किसी का आंसर मैंने नहीं पढ़ा. ए टू जेड आई हैव रेड. नाउ फाइनल ये है कि आप तीनों लोग जो लिख रहे हो एग्जाम में पास हो जाओगे. यू कैन से दैट मानस परफॉर्मेंस इज बेटर देन बोथ ऑफ यू, बट फेल कोई नहीं होने वाला है. तीनों लोग इतना लिखने से तो बढ़िया, एकदम कोई टेंशन ही नहीं है. बट जस्ट आई एम थिंकिंग दैट दिल मांगे मोर, और बढ़िया और बढ़िया, जिससे टेंशन ओवर रिलेटिंग टू 80s. वी विल बी गोइंग इन टू ट्रिपल डिजिट कि 100 के पास रहेंगे तो 80 लाने का आउट ऑफ 150 टेंशन ही नहीं रहेगा. तो आप लोग ठीक मेहनत कर रहे हो, विच इज क्लैप. थैंक यू हेल्पिंग मी टू हेल्प यू पास. लेकिन जहां जहां गड़बड़ी है उसको और इंप्रूव करना है. द लास्ट थिंग, व्हेन यू ऑल हैव रिटन द आंसर, हैव यू फॉलोड दैट 35 मिनट्स राइटिंग टाइम? क्या आपने आंसर 35 मिनट्स में लिखा है? मानस यू, वेरी गुड. यानी कि लेंथ तो आप लोग का, स्पीड तो बढ़िया है लिखने में. खाली यही हो सकता है कि आपने बहुत रिसर्च किया उसके बाद लिखा, एग्जाम में उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलेगा. सो वी विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, डोंट वरी, बिकॉज अब नेक्स्ट वीक से वही लेवल पे जाना है. बट अभी जो मेरे को आप लोगों से 15 जनवरी तक चाहिए था मेरे को वो मिला है. सो देयर इज नो टेंशन. एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू ऑल थ्री विल पास द एग्जाम. गॉड लक 5% 7% वो आप मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यू आर पुटिंग द एफर्ट्स विच इज रिक्वायर्ड. आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल 3 ऑफ यू. वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वट एवर कमेंट्स आई एम गिविंग फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए. गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बोलिए भाई. मेरा जो वेरिएंस वाला आंसर था, हाँ वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को छोड़ के हाँ, बाकी जो मतलब आंसर था वो सही था क्या? वो अच्छा लिखा है आपने. बाकी जो लिखा है ठीक लिखा है. आई विल से दैट कि मोटा मोटी आप लोग दोनों का जो आंसर है, मे भी हो सकता है आपने ये वाला डिस्कस नहीं किया होगा, बट फिर भी एक ही लय में आ रहा है. ठीक है, नॉट बैड, बिकॉज प्रॉब्लम मेरे को आपका केवल एक ही आंसर से हुआ. एक तो रीवैल्यूएशन वाला जो मैंने रेड किया, दूसरा जो वेरिएंस वाला में फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने ठीक से नहीं लिखा, और तीसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेंथ बहुत छोटा था, वो आपने कम लिखा. Those are the 3 issues with all the answers. सर अगर आप वेरिएंस में अगर मार्क्स देना चाहेंगे तो कितना देंगे? मार्क्स मैं नेक्स्ट क्लास से वैसे दूंगा आपसे. अभी तक मैंने मार्क्स क्यों नहीं दिया? बिकॉज अभी आप लोग रिसर्च करके आंसर लिख रहे हैं. दैट इज नॉट लॉजिकल दैट आई विल बी गिविंग यू मार्क्स. अब नेक्स्ट टाइम से मैं आपको रिसर्च करने दे रहा नहीं हूं, तो इसीलिए अब मार्क्स मार्किंग होगा. तो मार्किंग देने के लिए पहले मेरे को क्या करना होगा? Suppose I will say that कि variance वाला question is of 25 marks, because examiner will give you marks out of 100. आपने 100 में 60 लाया, then your marks will be out of 150 90. मतलब वो बाद में वेट किया जाता है. लेकिन एग्जामिनर आपको 100 नंबर पे मार्किंग करते हैं. तो 25 नंबर का क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से पहला वाला पार्ट 35% था. द फर्स्ट पार्ट वॉज 25 into 35%, which is coming around 10-11 marks.
सेकेंड पार्ट इज 14 मार्क्स। 11 मार्क्स में मेरे को डिवाइड करना है कि क्वेश्चन ये बोल रहा था व्हाट आर द फैक्टर्स विच शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच वेरिएंस वी विल बी गोइंग इनटू डीप। किसका एनालिसिस हम करेंगे? तो मैं उसमें ऐसा सोचूंगा कि फॉर एवरी रेलेवेंट पॉइंट स्टूडेंट विल बी गिविंग 3 मार्क्स ईच। वो एग्जामिनर डिसाइड करता है। सपोज मैं डिसाइड किया, यानी कि 11 नंबर के लिए मेरे को मोटा मोटी 3 से 4 पॉइंट चाहिए, whether it's absolute, whether it's a trend, whether it's a percentage, whether it's a adverse, favorable, आपको जो लिखना हो, बिकॉज पॉइंट्स तो कोई फिक्स नहीं है ना कि स्टूडेंट ये लिखेगा। लेकिन आपने वो पॉइंट, मान लीजिए आप यू आर सेइंग एब्सोल्यूट, तो क्या आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो? आप नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैं 3 नंबर में आपको 1 या 2 नंबर ही दूंगा। इफ एक्सप्लेनेशन इज वेरी बैड आई विल गिव ओनली 1 मार्क, but if explanation is average I will give you 2 marks, if the explanation is fantastic I will give you 3 out of 3। तो आपने अगर पूरा आंसर जो लिखा उसमें 3 या 4 पॉइंट मेरे को चाहिए, मेरे को सजेस्टेड आंसर, मॉडल आंसर जैसे 10 पॉइंट नहीं चाहिए, वो तो ऐसे ही मॉडल आंसर है। जो पॉइंट मेरे को चाहिए अगर आपने कवर किया मैं आपको नंबर देते जाऊंगा। तो इन दैट केस आपका नंबर, जो पहला वाला पार्ट है आरती, उसमें फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन के लिए आई विल गिव यू 2 मार्क्स because you are saying what is all variances should not be analyzed। लेकिन उसके बाद मैं आगे वाला आंसर में आपको 3 या 4 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, यानी कि इन टोटल आई विल बी गिविंग यू आउट ऑफ 11 मार्क्स 5 to 6 मार्क्स। तो 5 to 6 मार्क्स आपको पास दे देगा। फिर नीचे वाला जो आंसर आपने लिखा है वेरिएंस, क्वांटिटी वगैरह, उसमें आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, बिकॉज आपने ठीक से एक्सप्लेन किया है कि तीनों में क्या है। वो भी और बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कहीं पर भी एक बात लिख रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, उसी पैराग्राफ में उसको नहीं डालेंगे, वी शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग इन अदर पैराग्राफ बिकॉज इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो इन दैट केस और बेहतर नंबर आएगा, बिकॉज एग्जामिनर विल बी इंजॉइंग योर आंसर। लाइक व्हेन आई एम रीडिंग मानस आंसर, मजा आ रहा है पढ़ने में यार, वो मजा चाहिए मेरे को। तो आई एम नॉट सेइंग दैट मार्क्स, पास मार्क्स नहीं आएगा। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है 65% विच इज 14 मार्क्स, वो अच्छा खासा आपको 9-10 नंबर मिल जाएगा, 9 to 10। तो आपका 25 मार्क्स में अराउंड 15 मार्क्स आ रहा है विच इज 60%, और एग्जाम में पास होने के लिए 53% चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं मार्किंग दूंगा तो मैं मार्किंग गाइडलाइंस भी आप लोगों को दूंगा कि व्हाई आई हैव मार्क्ड लाइक दिस, व्हाई योर मार्क्स इज दिस। बट फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट डूइंग मार्किंग, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग वी आर स्टडिंग, वी आर डूइंग ऑल द रिसर्च, जहां तहां से पढ़ के फिर आंसर लिख रहे हैं। मार्किंग तो तब होना चाहिए ना जब आपने कुछ रेफर करे बगैर आंसर लिखा है। तो वो हम लोग 15 तारीख के बाद जाएंगे इन द नेक्स्ट लेवल। ओके, सो मार्किंग देने के लिए मार्किंग गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर एग्जामिनर लोग सब कोई अलग अलग एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको गाइडेंस दिया जाता है कि यहां पर ये मार्किंग गाइडलाइंस है, ये पॉइंट है, ये कवर करना है। एक उनको मॉडल 360 डिग्री आंसर दिया जाता है, देन वो स्टूडेंट का आंसर। ऑब्वियसली somebody is giving you 60, somebody is giving you 62, 58, वो चलेगा, बट 60 का 40, 60 का 80 का भी नहीं होना है। अगर 4 persons आर चेकिंग अ कॉपी तो भी वो 2-4% इधर उधर मार्क्स आएंगे, बिकॉज थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी एग्जामिनर विल बी हैविंग। गेटिंग? तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग का प्रिपरेशन खराब है, बट इंप्रूव हो सकता है। मानस ऑलरेडी फैंटास्टिक चल रहे हैं, मेरे को तो ज्यादातर जगह कुछ दिखता ही नहीं है कि मैं उनको कुछ त्रुटि निकालूं कि इफ आई विल से दैट मानस द वे यू हैव रिटन योर कोर एरिया सी, लिखेंगे एग्जाम में रैंक आने का चांस बहुत जोर का है। बट यू हैव डन द राइट अप आफ्टर डूइंग रिसर्च। वी नीड टू गो इनटू द नेक्स्ट लेवल विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी रेफरेंस, हाउ मच वी कैन राइट इन द गिवन टाइम फ्रेम। अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपने। ओके, now this core area E, again before starting what I said, you will be writing the answers for core area E and F in the next week, so all areas are covered. On Thursday we will be having class test just like exam. कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग को आंसर लिख लिख कर देना है तुरंत, जस्ट दैट। आप कुछ रेफर नहीं करोगे, ये जेन्युइनिटी चाहिए। गड़बड़ होने दो ना यार, 20 तारीख है, अभी तो 20 दिन बाकी है। देन उसके बाद आपको फिर से कुछ मॉक पेपर्स दिया जाएगा और 27th को डाउट क्लास होगी।
और फिर थर्ड को फिर से मॉक टेस्ट होगा, फाइनल मॉक टेस्ट इन द क्लास। आपका सब कुछ पढ़ाई हो गया, डाउट्स क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आप अब कहां खड़े हैं, हाउ मच वी कैन राइट, ओके। और उसके बाद अपने एग्जाम देने जाएंगे। बीच में इसके अलावा कभी भी देयर इज एनी डाउट एंड ऑल दैट, आई एम ऑलवेज देयर, बट डोंट मैसेज आई एम नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ दिस इश्यू एंड ऑल दैट। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट मैसेजिंग यू, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लास एंड ऑल दैट। कभी नहीं होता है, आप इतने दिन से कनेक्टेड हो। कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यू आया, बात अलग है, बट नॉर्मली मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरे को तो नहीं याद है लास्ट माई 25 ईयर्स कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड अ बैच इन टाइम। तो इसीलिए आप भी मेरे को नहीं बोल सकते ये है वो है, वो पर्सनल रखना है, किसी को भी नहीं बोलिए, मम्मी पापा को भी नहीं। अपना काम समय पे करना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो कोर एरिया ई क्वेश्चंस, सीवीपी एनालिसिस, which is very simple area. Normally you all will be able to perform very well because it is purely related with management accounting P1. Discuss which costs are fixed and variable. Normally Aarati and Devsri are not writing these answers properly. But इससे क्या होएगा, लिखने से थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, तो जब आप आंसर्स लिखोगे आपको सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा। इन माई ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? सब कुछ फिक्स कॉस्ट है मेरे यहां, वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। केवल जीएसटी छोड़कर ग्रॉस सर्विस जीएसटी विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप फीस देते हो 18% गवर्नमेंट के पास जाता है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। और स्टाफ सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, देन इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। सॉफ्टवेयर का खर्चा है, सब फिक्स्ड है हमारे यहां। अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा क्या है कि भाई जब भी कोई एक नया स्टूडेंट आएगा, जब भी, वेदर ही इज गिविंग 10,000, 20,000, 30,000 व्हाटएवर, 18% माइनस करने से बैलेंस इनकम है। बट वो इनकम तभी है जब फिक्स कॉस्ट कवर चल रहा है। बिकॉज अगर इतने स्टूडेंट आए ही नहीं कि जितना फिक्स कॉस्ट मंथली लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है, वो कवर हो, तो फिर तो वो एक स्टूडेंट आने के बावजूद भी वी आर अंडर लॉस। सो हाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिव्स बिजनेस रिस्क। कोई भी बिजनेस में हाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस बिजनेस रिस्क है। बट इफ द बिजनेस वॉल्यूम इज वेरी हाई, मान लीजिए मेरे को महीना में 50 स्टूडेंट चाहिए, और अगर महीने में 500 स्टूडेंट्स आते हैं, तो हाई फिक्स्ड एक्सपेंस भी कोई टेंशन नहीं है सराफ एकेडमी में। बिकॉज 500 से 450 होगा, 440 होगा, थोड़ी ना 50 पहुंच जाएगा। बट अगर 50 स्टूडेंट चाहिए और महीने में 55 ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत रिस्की बिजनेस है। सो व्हाई वी वांट टू एनालाइज दिस वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, सो दैट वी कैन एनालाइज व्हाट इज द ब्रेक इवन, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेदर हाउ मच मार्जिन दे हैव इन सेलिंग द शूज, जानना है। तो अब इस कंपनी में क्या क्या फिक्स कॉस्ट है? रॉ मटेरियल इज ए वेरिएबल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, अगर लेबर लोग को वी आर पेइंग बेस्ड ऑन आवरली बेसिस, कि सो मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर पेड ऑन पर आवर बेसिस, देन दे आर वेरिएबल। दे आर पेड ऑन पर यूनिट प्रोडक्शन, देन दे आर वेरिएबल। बट इफ दे आर पेड मंथली फिक्स्ड, देन इन दैट केस दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। क्या लगता है हम लोग को केस में लेबर वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? नाउ व्हेन दे हैव गिवन द प्रीसीन मटेरियल, दे हैव गिवन द लेबर रेट्स एंड ऑल दैट, ओके। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी में मेरे स्टाफ लोग को सैलरी महीने में ₹1,00,000 जाती है, 10 लोग हैं, 8 घंटे करके काम करते हैं, तो 10 into 8, 80 in a day. So in a month, if I exclude Sundays, then in that case it will be coming 80 into 25, total number of hours. I will divide the salary by that hour, it will be giving me per hour salary. Can I say that in my organization per hour salary is this, it is a variable cost? फिर तो दुनिया में सारी चीज वेरिएबल है। बिकॉज हम लोग कोई भी फिक्स कॉस्ट, व्हेन वी स्टडीड ओवरहेड चैप्टर, देन वी कैलकुलेटेड ओवरहेड रेट्स, डिपार्टमेंट का निकाल कर डिवाइडेड बाय मशीन आवर, लेबर आवर, ओवरहेड रेट्स। इफ यू से इट इज पर आवर, पर मशीन, इट इज वेरिएबल, देन तो देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज वेरिएबल। वी डोंट नो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन लेबर फिक्स्ड है कि नहीं, बट नॉर्मली इट इज नॉट। I don't think so that whether it's a designer, whether those who are engaged in stitching different activities, they are paid on hourly basis. Hourly rates are given, I'm not questioning.
but they must be paid a monthly fixed salary. So they are type of fixed expenses. And in the long run, there is no fixed expense. In the long run, everything is variable. अगर आप 5 साल 10 साल की बात करोगे तो हर खर्चे तो चेंज होंगे ना. So what is fixed? It's difficult to say. We can say raw material is fixed. We can say some of the selling expenditures, maybe carriage outward वगैरह कुछ variable है. But otherwise, most of the expenditures in the organization are fixed. क्या काम आएगा ये? Any question comes, आपका ये टेक्निकली ये समझ में आ गया कि इस कंपनी में ये है, ऐसी बात है. So whenever any question, because what type of scenario they will give, ये आप और मैं फोरकास्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम लोग स्ट्रांग है चीजों को समझने में, फटाफट लिख पाएंगे ना आंसर. तो इसको भी बढ़िया से लिखिए, शॉर्टकट नहीं मारिए. ये भी एक पार्ट है. Obviously questions will not be in the exam कि you will be writing fixed variable. आपको आंसर में उसको कवर करना पड़ेगा, which you must have realized or you have not written the answer for it. When you will be writing कि आपको अगर इसका नॉलेज नहीं है ना, तो आप प्रॉपर आंसर लिख नहीं पाओगे जो क्वेश्चंस मैंने नीचे पूछे हैं. Using the following table, determine the break-even revenue for 2022 and margin of safety. Whether it will come in exam, no. They are not asking you calculate break-even. Calculator काम ही नहीं है exam में भाई. But फिर भी, since this area is related with that, and it is very important to analyze cost, volume, profit analysis. कुछ example देकर cover किया जाए. Here it is assumed that in the example labor cost is fixed. So casual performance, 2 major products and then 2x4. उसके अलावा तो design sizes बहुत सारी है. Total revenue, this is what that is given. Determine the break-even revenue for 2022 and safety margin. Determine the break-even revenue for 2022 and safety margin. One more thing before proceeding. Somebody will say that, sir, I will write all the answers of core area A, B, C, D, E, F now between 25th to 30th because my office was there. अब ऑफिस नहीं है, अब बंद हो गया. You will say you have taken holiday. But मैं आपका सारा का सारा आंसर कैसे 1 सेकेंड में चेक करूंगा? If I am free, obviously. जब वो टाइम पे काम नहीं हुआ, वो गया. It's gone. If the commitment is not done in time, that means gone. If you are not teaching in the exam center at the exam time, you can't give exam. We need to understand the importance of time. तो जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है, अब वो बाद में सबमिट नहीं कर सकते. उनको अपना क्लास करनी है, रिकॉर्डिंग समझाया है, दूसरे का आंसर्स देखकर अपना इवैल्यूएशन खुद करना है. नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू, बिलीव मी, नो टाइम. टाइम नहीं है भाई. आप बोलेंगे सर एक दिन शाम को आराम नहीं करिएगा, सर वो लोग भी फैमिली मेंबर्स भी है भाई. जो है जिसके लिए वो उसको वैसे ही रहना है. इफ यू आर एंजॉइंग सम टाइम टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, सीइंग टीवी या कुछ भी करते हैं, वो भी एक काम है. बिकॉज अदरवाइज हाउ वी विल लिव. हर आदमी को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो उसको जरूरत है. तो अब बाद में आप आंसर कोर एरिया ए बी सी डी ई एफ नहीं लिख सकते, बिकॉज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास ओनली. पहले क्लास में डिस्कस किए कि कैसे प्रोसीड करेंगे. फिर आप अगर नहीं फॉलो करते हो तो इन दैट केस नॉट पॉसिबल, बिकॉज द टाइम विच इज गॉन कैन नेवर कम बैक. दुनिया में सब कुछ वापिस आएगा, समय वापिस नहीं आएगा. जो इसका कीमत समझ गया उसका जीवन में बेड़ा पार. दैट्स ऑल. So for that reason, nobody can request that I will be submitting now. अभी भी मेरे को मालूम मैसेज करेंगे, नहीं चलेगा, because there is no time. There are so many things to be done. Determine the break even for 2022 and margin of safety they are asking. Revenue, variable production cost, contribution, fixed production cost, gross profit. Now, they have not written administration and selling expenditures detail here. You can say that ki break even is to cover fixed expenses, how much sales we need to generate. तो यहां पर contribution is 56, sales is 73 minus 56, that contribution is 56, so 56 divided by 73 will give you say around 70%. The fixed cost is 16,361 divided by 70% will give you break even. 16,000 by 70% will be coming around 21,000. So you will say margin of safety 73 minus 21, the balance is 50,000. But whether it is logical, कंपनी में फिक्स प्रोडक्शन के अलावा भी तो खर्चे हैं ना, इन द पीएल अकाउंट
admin expenditures in the cost calculation they have given admin or selling expenditures. तो क्या उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए फॉर, बिकॉज ब्रेक इवन मीन्स बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, बिफोर पेइंग टैक्सेस, ऑपरेटिंग इनकम जीरो, sales minus all the operational expenditures, it should be zero. But they have not given here in the question other than production expenditures, non-production. ये 22 का forecast है जो कि प्रीसीन में नहीं है, एक्स्ट्रा दिया गया. Can I use 21 admin and 21 selling as same as 22 figure? Can I assume? जो 2021 का जून 21 का डिटेल दिया हुआ है, that only we consider as 22 forecast, because ऐसे भी administration expenditures pure fixed होते हैं. Maybe there is some inflation possible, but फिर inflation rate क्या होगा? Can I assume in 2021 whatever admin and selling expenditures they are going to be there in the 2022 also? I should be assuming. So I should not be considering that this is the only fixed cost. कुछ fixed cost मेरे को pre-seen material से मिल जाएगा, which is non-production. Then I will be considering the PV ratio. अब सेलिंग के अंदर भी there is some variable selling, but वो पता लगाना मुश्किल है, nowhere information given. If it would have been given in pre-seen तो वो भी लेस करके कंट्रीब्यूशन थोड़ा एडजस्ट करते. So the figures of 21 we will be using in 2022 to calculate operating break even and then margin of safety. इससे क्या पता चलेगा? As I gave my example कि अगर 50 student in a month required, they are coming 55, टेंशन है. But if 50 required and it is 500, टेंशन नहीं है. We want to analyze the position of the company. उनका break even कहाँ है, margin of safety कितना है, where it will be in any question which will be related with part E. You will be required to know this about your company, trade, CASI, TC. आप कैलकुलेशन थोड़ी ना करने बैठोगे एग्जाम में. फिगर्स के साथ एक फीलिंग दिलाया जा रहा है कि कंपनी में अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. देयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज वेरी गुड. Their variable cost is very low. Their major expenditures are fixed expenditures. And because of that, the risk is there. But since the company is able to generate a huge revenue, the margin of safety is very good. So that operational tension are not there. Ultimately, तो क्रक्स ये जानना है ना. और ये कैलकुलेशंस अगर आप करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तब तो you will be able to write a good answer. Otherwise, लिखोगे कैसे? One student was asking, sir, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में. अरे भाई नहीं ध्यान लगाओ. डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कॉस्टिंग मेरे को ही नहीं आता है, मैं आपको क्या बताऊं. मेरे को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना नहीं आता. मैंने तो कितना सुंदर सुंदर एग्जांपल दिया क्लास में, अपने ऐप के बारे में, अपने वेबसाइट के बारे में. आप वो प्रैक्टिकल बनिए. आप सोचेंगे कि आप कहीं पर बाय रीडिंग अ टेक्निकल आप याद कर लेंगे. मैं 20 साल में नहीं कर पाया, आप कहां से करोगे? वेदर इन इवन डिजिटल अभी आया है, पहले नहीं था रे, पहले ही था, ये अभी नहीं आया है. थोड़ा राइटअप ज्यादा लिखा बुक में, लेकिन वो जो राइटअप है, मैं तो कितनी जगह आईटी का क्लासेस ले रहा हूं. व्हेन यू विल बी टेकिंग द क्लासेस फॉर मैनेजमेंट लेवल, कितना सारा आईटी डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल में. बट आई विल ऑलवेज बी ओपन माइंडेड. इफ इट इज रिटन ब्लॉकचेन, इफ इट इज रिटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे को किताब का लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, क्रक्स समझ में आता है. व्हाट इज एक्चुअली वांट टू कम्युनिकेट. I can apply that in the practical world. I can write the answer, whether it's some objective type, whether it's a theory. But आप बोलेंगे किताब का याद करके मेरे को ही नहीं समझ, मैं आपको क्या समझाऊं यार. So need to understand that कि you want to go in such an area where there is no outcome. तो आप वहां जाना चाह रहे हो जहां कुछ मिलेगा ही नहीं, ना तो मेरे से ना आपको खुद से. आप मत जाइए वहां. Then in that case, don't do management accounting, then do software, IT, उस एरिया में जाइए, प्रोग्रामिंग वगैरह. That's a different thing. How can you expect that I can help you in this area? आपको थोड़ी ना कोर्स में प्रोग्रामिंग जानना है, तो need to understand that what I am saying. ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा, भाई मेरे को नहीं आता है. ब्लॉकचेन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर होता है, कैसे डेटा इधर से उधर जाता है, मेरे को नहीं आता है. लेकिन मेरे को यह मालूम है कि ब्लॉकचेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन विच आई एक्सप्लेन्ड इन द क्लास इन E1 वैसे होता है. अगेन आई एम टीचिंग E1, अगेन आई एम टीचिंग सीमा BT, फिर वापस वहां पढ़ाऊंगा. मैं अपना एग्जाम्पल ही दूंगा. बिकॉज इफ आई विल नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन. लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई जगह थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्टेड है, बहुत टेक्निकल है, मेरे से भी नहीं होता है.
मेरे से भी नहीं. इट डजंट मीन दैट कि मेरे को नॉलेज नहीं है. अरे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे को, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर यू, फॉर मी, what is required in life, what is required in the exam. If we become so much technical, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं. So need to, because one person is asking, sir उसके बारे में मेरे को जो आता है मैंने दिल निकाल कर बोल दिया आपको सब कुछ. और उसको अगर आप जानेंगे फिर तो यहां पर भी तो आपको जानना है कि फिक्स क्या होता है, वेरिएबल. देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स. व्हेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड थिंग्स कैन बी मैनेज्ड. अदरवाइज आप 50 बुक से याद करते रहिए, कभी नहीं होना है. और ना जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को कोई प्रोग्रामिंग और ब्लॉकचेन मेरे को कोई बनाना है, बिकॉज मेरे को आता ही नहीं है. आई एम नॉट दैट पर्सन. हैरी ब्लैंक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आईटी डायरेक्टर, इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ आई एम हायरिंग वन अनदर पर्सन फॉर माई वेबसाइट, फॉर ऐप अनदर पर्सन. पुराने को छोड़ रहे हैं, ठीक है. वो बोलता है मैं ये करूंगा, उसके साथ मैंने 3 बार 4 बार मीटिंग की है ऑनलाइन ही, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग आउट. उसने बोला हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं. मेरे को थोड़ी ना मालूम है वो ऐप कैसे बनाता है, वो वेबसाइट कैसे डेवलप करता है. आई डोंट नो. मेरे को अपना काम से मतलब है. आई जस्ट कंसर्न मेरा वेबसाइट कैसा बनाएगा, क्या लुक होगा, ऐप क्या होगा, अभी जो ऐप उसमें क्या चेंज. आई नीड टू कंसर्न विद दैट आउटकम. मेरे को थोड़ी ना सॉफ्टवेयर के अंदर घुसना है. नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. If you are asking something from me which I don't know, how I will help you? And question my is why you are going in that area. That is my another question. Because do you want to become a programmer? Then you are in the right course, in the wrong person. You are with the wrong course and wrong person. तो बात समझ में ही नहीं आती. डिस्काउंट करना ही नहीं है उस बात को. The way I can explain, I have explained very well. I will again explain when you say. लेकिन मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दूंगा जैसे मेरे को समझ में आता है. आई कैनॉट एक्सप्लेन द वर्ड लैंग्वेज विच इज रिटन इन कापलान, बीपीपी और एनी गूगल. मेरा वो मतलब नहीं है. और ऐसा बहुत सारी जगह होता है, ऐसा नहीं आईटी. ऐसा देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पर मैं ऐसा करता हूं, बिकॉज मेरे को वो समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट आउटकम क्या है इसका. यू नीड टू बिकम दैट, बिकॉज दैट इज अवर जॉब, दैट इज अवर एरिया. We can't become technical person in engineering, IT हमारे एरिया नहीं है वो. तो समझना है. लेकिन फिर आप बाद में फोन करोगे, फिर आप मेल करोगे, तो उसको कैसे सॉल्व करूं. बिलीव मी, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करना चाह रहा हूं, लेकिन आई एम हेल्पलेस. हाउ आई विल हेल्प यू इन दिस एरिया, बिकॉज दैट इज नॉट माई फोटे, दैट इज नॉट माई एरिया. हैरी ब्लैंक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज वन स्टूडेंट इज ईटिंग माई हेड, फॉर दैट रीजन. अब वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, देन ही विल से अगेन, सो हाउ टू सॉल्व दिस. मेरे को नहीं आता है भाई. आई एम सरेंडरिंग बिकॉज दैट इज नॉट माई फोटे. हैरी ब्लैंक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आईटी डायरेक्टर, is considering the possibility of introducing a new range of footwear that would be marketed as suitable vegan customers. So company production and IT director considering possibility of introducing a new range of footwear that would be marketed as suitable vegan customers. Initially the idea would be run as a pilot for 6 months, available in just the retail stores owned by Trade Kasi. Initially, the idea would be run as a pilot for 6 months, available in just the retail stores owned by Trade Kasi within Keyland. हम लोग ये सोचें कि with this we will be running only for 6 months as a pilot sample, available in just retail stores, not website, not online app, owned by Trade Kasi within Keyland, only Keyland. If successful, then the option could be via the website and app and other countries and all that. नया चीज है, एक बार बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे. Emily Koda, finance director, is concerned about risk. So a range of scenarios have been discussed and outcomes have been estimated as follows. The finance director is concerned about risk. भाई नुकसान हो गया तो. So a range of scenarios have been discussed and outcomes have been estimated as follows. Scenario 1, 2, 3. Probability 60%, 30%, 10%. Profit 5 lakh, 1 lakh 20, loss 2 lakh 50. Calculate the expected value of profit and comment on the acceptability of the project. Expected, whenever probability is given, probability into value, probability into value. So 5 lakh into 0.6, which is 3 lakh.
1 lakh 20 into 0.3, 36,000, 3 lakh 36, and 2 lakh 50 into 0.1, 25,000 loss. So 3 lakh 36 minus 25. So it is coming 3 lakh 11,000. Expected value of the profit. And this is given for 6 months because this is data is for 6 months. About there is a range of scenarios have been discussed. The 6 months what will happen. Comment on the acceptability of the project. So it is giving that in 6 months the average income will be 3 lakh 11,000. So should we do this project? New suit development and all that should we be doing? Should we be doing this? आरती, ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट माइनस करके ही दिया हुआ है ना, तो आप क्या कंपेयर करोगे? विच कॉस्ट? व्हेन दे हैव गिवन द प्रॉफिट दे हैव तो ऑलरेडी गिवन आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ना, तो अभी क्या कंपेयर करोगे कॉस्ट? मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बोला कि नॉर्मली ऑपरेशनल लेवल में स्टूडेंट्स का रिजल्ट 100% होता नहीं, कोई भी केस स्टडी में नॉर्मली. अभी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का रिजल्ट आने वाला है आइदर टुडे और नेक्स्ट थर्सडे. बिलीव करो मैंने लिख के रखा है कौन पास होंगे फेल होंगे. मैंने अपनी टीम को पहले से ही दे दिया है कि यू अरेंज दैट दीज आर द स्टूडेंट गोइंग टू फेल, दिस इज गोइंग टू पास. लिख दिया है पहले से. नॉट 100%, कोई कोई के सामने लिखा है मे बी पास. एंड वट एवर आई एम सेइंग आई एम वेरी मच श्योर दैट 90% आई एम कॉन्फिडेंट. जो रिजल्ट आएगा 90% मैं कॉन्फिडेंट हूं. आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूं, बिलीव करो. इंस्टीट्यूट क्या रिजल्ट बताएगा आपका यार? व्हेन यू आर स्टडिंग विथ मी तो मेरे को नहीं दिख रहा है तो और किसको दिखेगा? इसके अंदर केवल सीमा सीएमए है. सीमा में ऑपरेशनल लेवल तो वी हैव नॉट टॉट. सबके सामने यू सी श्रेयंस अजीत देशमुख विल 100% पास. रिजल्ट आया नहीं है, मैं पहले से ही बोल रहा हूं. देन देयर इज ए स्टूडेंट I have written will fail, will 100% pass. There is Nirav Gandhi. Very high chance Nirav Gandhi will score world rank. अब देखिए मैंने ये भी लिख के रखा है. स्टूडेंट मेरे को रिजल्ट क्या बताएगा? मेरे को पता है कहां से स्टूडेंट है, सारे अलग अलग जगह से. देयर आर मेनी हु हैव नॉट गिवन एग्जाम. अभी आपके साथ भी बहुत सारे एग्जाम नहीं देंगे. अरहंत है, अथर्वा है, बहुत सारे जो लोग एग्जाम नहीं देंगे वो ऑलरेडी फेल है जो एग्जाम नहीं दे रहे. बट ये मैंने पहले से लिखा है. क्या मैं 100% श्योर हूं? क्या मैं भगवान बन गया क्या? नहीं भाई, आई एम नॉट गॉड. सिमिलरली ये जो एवरेज निकला, क्या ये गारंटी है ये होगा? वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज, एवरेज इज नेवर द 100%. दिस एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज. 60%, ये कहां से आया 60%? जब मैं लिख रहा हूं कि स्टूडेंट पास होगा नहीं होएगा, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं ना. उसने क्लासेस अटेंड की कि नहीं, उसने आंसर्स लिखा कि नहीं, मैंने उसका आंसर इवैल्यूएट किया कि नहीं, उसने आंसर्स में इंप्रूवमेंट दिखाया कि नहीं, बातें सुनी कि नहीं. क्या मैं जबरदस्ती थोड़ी ना लिख रहा हूं विल 100% पास. दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये दोनों पास होंगे. मैं आप ही लोग को नंबर दूंगा इनका, आप मेरी बात समझिए. बट आई कैनॉट बी 100% श्योर. द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन माई ट्रेनिंग क्लासेस, what performance the student has given, but still I cannot be sure. Similarly, when you are calculating average, how can you say that the average is going to be 100%? यही आने वाला है. If the outcome is 3,11,000 in average, why we are saying it can be 5 lakh? The actual outcome will always be different than the average. And there is a chance that 2,50,000 का loss हो सकता है. 10% है, हो तो सकता है ना, हो सकता है ना. So are we ready to accept this loss if this will arise? 2,56 months में तो एक साल में कितना? In a year, annual level पे loss will be 5 lakh. Forget about 10% हो गया अगर. This 5 lakh loss, what is our income? In the PL account in 2021, what is our income? Pre-seen material, what is our income level? Remember anybody?
प्री सीन को फिर से पढ़ना है, because when you write the details of the pre-scene in the exam, the examiners will be giving you extra marks. What is the profit of the company in the pre-scene? Profit before tax, profit after tax, operating income कितनी है? The figures are written in triple zeros or millions. Don't remember. कुछ भी ध्यान है? $4062 in thousands ना, 4062 in thousands, yes. और यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? If this will arise, then the loss will be 5 lakh. In thousands, it will be 5. In thousands, it will be how much? 500 na. 4062 000. So this will be 500 annually. 4062 में 500, what is the percentage? 4062 में 500, what is the percentage? Around 12%. If our income annually is 4062 and here it will be 5 lakh, in triple zeros it will be 500. So 500 by 4062, the percentage is coming 12%. What do you think? Are we in a position to take this risk of 12% loss? Are we in a position to take this risk of 12% loss? That is the probability of this is 10%. There is a 10% chance that it will give me loss of 5 lakh, which will be coming around 12.5% of my income. मान लीजिए सराफ एकेडमी में मेरे को इनकम 50 लाख होता है, तो क्या मैं कोई ऐसा रिस्क ले सकता हूं जहां पर लॉस 5 लाख हो सकता है? कैन आई टेक दैट रिस्क? वी नीड टू अंडरस्टैंड नो रिस्क नो गेन, बिकॉज इट इज नॉट दैट इट इज श्योर दैट इट इज गोइंग टू गिव मी लॉस. तब मैं थोड़ी ना कर रहा हूं. देयर इज अ 90% चांस दैट आई विल गेन. आई कैन टेक अ रिस्क इफ आई एम वेरी कंजर्वेटिव पर्सन. मेरे को बस फायदा ही चाहिए, लॉस लेना ही नहीं है, देन आई विल नॉट डू. बट इफ आई एम नॉट सच अ कंजर्वेटिव पर्सन, देन थोड़ा बहुत तो बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ता है ना, बिकॉज नो रिस्क नो गेन. वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो आपको ऐसे करके कमेंट ऑन द एक्स. अब ये भी तो इफ यू से टेक्निकली तो इसमें भी बिहाइंड है, लेकिन टेक्निकलिटी वो है जो बिजनेस को समझे. वी आर बिजनेस पर्सन. सीमा इज अ बिजनेस क्वालिफिकेशन. योर IT should be related with business understanding, not that you will be understanding IT as a programmer, as a software person. आपको हर चीज को बिजनेस पहलू से समझना है, बिकॉज द क्वालिफिकेशन इज अ बिजनेस क्वालिफिकेशन. नाउ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन. डिसीजन मेकिंग अंडर कंस्ट्रेंट्स. एट द बोर्ड मीटिंग दिस मॉर्निंग, the directors were discussing a problem that had arisen with the production workforce. At the board meeting this morning, the directors were discussing a problem that had arisen with the production workforce. Unfortunately, a number of staff in the stitching section of the factory had become ill with a flu variant and were unable to work. Now from next level, the classes, all classes are in the morning, because most of them are working professionals. अभी तक आप लोग उन क्लास कर रहे थे, सभी बच्चे थे 12 पास आउट. अब आप क्लास उनके साथ करोगे जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो दोस्त क्लासेस आर ऑलवेज मॉर्निंग. तो ये थोड़ा सा कल्चर में लाना होगा कि अगर लाइव क्लास करनी है, यू नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग. अदरवाइज यू कैन डू रिकॉर्डिंग्स, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम. व्हाई आई एम सेइंग? बिकॉज अदर्स आर स्लीपिंग. लेकिन आपको समझना है कि सुबह पहले ही क्लास होती है, बिकॉज और सारे लेवल के स्टूडेंट 90% वर्किंग है, तो इसीलिए उनके लिए क्लास दोपहर में करना लॉजिकल नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अ नंबर ऑफ स्टाफ इज स्टिचिंग सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री had become ill with a flu variant
and we are unable to work, and you understand that suppose somebody is not giving exam, और अगर वो ये क्लास कर रहे हैं तो उसको नहीं समझ में आएगा, how he will not understand? Whether he is not mad, brain is there, समझ में क्यों नहीं आएगा? जस्ट दैट कि हम तो अब एग्जाम नहीं दे रहे, नहीं पढ़ेंगे तो उसी दिन पढ़ेंगे तो गड़बड़ है ना भाई. दैट मीन्स वी आर फेलिंग द कमिटमेंट्स. दैट इज द प्रॉब्लम इन लाइफ. Unfortunately, a number of staff in the stitching section of the factory had become ill with a flu variant and were unable to work. In the stitching department, some of the staff are ill, और flu मतलब कोरोना ही बोल रहे हैं ये लोग. You can see. This particular flu strain was highly virulent, and it looked like that the other employees would also get ill over the next month. कोरोना लिखा नहीं है, लिख ही देता है यार, कोई बात नहीं है, और लोग का तकलीफ होगा. Oleg Skrak, production director, argued that board should adopt a worst case scenario approach and consider how best to schedule production if a significant number of stitching staff become ill. खराब से खराब क्या होएगा उसके बेसिस पे the production schedule should be done. That is Oleg Skrak is saying. The other directors agreed, but there was then some debate over how to prioritize which product to make given the probable reduction in capacity. सब कोई समझ गया, yes, worst case, but फिर भी there are some fight between the directors which product to produce more, less and all that. This afternoon you received the following email to you from the Emily Koda, finance director. Finance manager छुट्टी पे ही रहता है हम लोग के केस में. Today staff sickness. As you may be aware, we had problem with stitching staff becoming ill, and it's looked like that the situation could get worse over the next month. The obvious question is thus how to decide what to make. The obvious question is thus how to decide what to make. We discussed this at the last board meeting, and Jack Tang argued that the decision was simple. We discussed this at that last board meeting. Once. The obvious question is thus how to decide what to make. We discussed that in the last board meeting, and Jack Tang argued that the decision was simple. Which product have the higher gross profit per item should be prioritized. Jack Tang is saying that जिसका gross profit per unit ज़्यादा है वो बनाएंगे. Sophia Grigg felt we would manufacture in our standard mix to avoid upsetting to customers. Sophia is saying that जैसे हम लोग प्रोडक्ट चारों बेच रहे हैं उस रेशियो में ही बनाएंगे, नहीं तो कस्टमर्स लोग डिससेटिस्फाइड होंगे. I put forward my view that contribution was more appropriate as a basis for decision making. Finance director is saying that कि मैंने बोला है कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है. I talked to Ben Numa about this before he went on holiday. Ben Numa मतलब आपका बॉस, फाइनेंस मैनेजर, and he suggested to me that we should be looking at the throughput per hour to reflect the volume constraint and produce a set of preliminary calculations for 3 products to illustrate the ideas. Ben Numa before going holiday he suggested me, फाइनेंस डायरेक्टर को बेन नुमा ने बोला था, we should be looking at the throughput per hour to reflect the volume constraint and produced a set of preliminary calculations of 3 products to illustrate the ideas. See refer below. मतलब बेन नुमा ने चुके कैलकुलेशन भी करके गया है. I am tied up with month end meetings at present, so would appreciate it if you could produce for me a short reporting covering the following. आपको क्या बताना है? What the basis of our decision making should be, including an examination of the views of Jack, Sophia, myself and Ben. What the basis of our decision making should be. आपको चारों जन जो बोल रहे हैं उनको एनालिसिस करते हुए बोलना है. Illustrate your comments by reference to the 3 products in the schedule. आपको अपना जो बोलना है by using the data which is given in the schedule. Also, are there any other factors you would want to incorporate? अब इवन तो ये बोल रहे एनी अदर, लेकिन आपको एनी अदर कुछ ना कुछ डालना होगा. यू हैव टू. 70% बिग मार्क्स. Secondly, an explanation of Ben figures, including a discussion of any assumption he has made. An explanation of Ben figures, including any discussion of any assumption he has made. अब यहां पर भी फिगर यूज करना है, बट यहां फिगर यूज करना है टू से एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस, और यहां पर फिगर यूज करना है ओनली फॉर बेन एक्सप्लेनेशन. Actually, it is not 2 questions, 1 question only. Ben के लिए there is further details you need to write.
Prepare the report. Time allowed 45 minutes. Reference material by Ben Numa. Budgeted figures for the year ended 30th June 2022. Casual wool TC 210, Performance Hill TC 350, Performance Flat TC 435. Casual में दूसरा वाला का कोई डिटेल ही नहीं है, ठीक है, whatever they have given. Selling price 85, 125, 200. Direct material, variable production overheads, contribution, direct labor, fixed production overheads. Fixed production overhead, gross profit margin, gross profit divided by sales price they have given. These all data are given per unit. Per unit in casual wool income, per unit in performance hill, per unit in performance flat TC3 435. If you actually correlate, then वो last 2021 का जो detail है उससे मिला जुला ही है. It is not so different, but it is just forecasted. Now the stitching time for all the three. Contribution per hour. That means what they have done. The contribution 64 divided by time 0.32. So per hour this is the contribution. Gross profit per hour. The gross profit divided by 0.32, 0.45. The contribution is highest here, then second year, third year. The profit is highest here and then here and then here. Ulta. Contribution is highest in case of wool and second, third, और ये पूरा उल्टा हो गया. वाह, ठीक है. Throughput per unit. What is this throughput per unit? Can anybody say? Outcome per unit. Output per. Throughput per unit. Throughput per unit का मतलब होता है from sale price you are deducting only material cost, considering all other costs are fixed. जैसे मैंने लॉजिक दिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर वगैरह सब फिक्स्ड है, तो ये लोगों ने भी केवल थ्रूपुट पर यूनिट मतलब सेल प्राइस ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स माइनस ओनली मटेरियल कॉस्ट इज गिविंग यू थ्रूपुट पर यूनिट. जब उन्होंने नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकाला है, ओवरहेड वगैरह भी लेस किया है, लेकिन यहां पर दे हैव डिडक्टेड ओनली मटेरियल कॉस्ट. थ्रूपुट पर आवर. अब ये जो थ्रूपुट पर यूनिट आया इसको 0.32, 0.45, 0.44 से डिवाइड दे दिया गया. सो इट इज गिविंग यू थ्रूपुट पर आवर. अब यहां पर रैंकिंग फिर चेंज हो गया. मिडिल वाला फर्स्ट, लास्ट वाला सेकंड और फर्स्ट वाला थर्ड. बहुत सारा कहानी हो गया यार, ठीक है. आई डोंट थिंक सो एनीथिंग फर्दर गिवन. सो दिस इज दे आर आस्किंग कि भाई ये रिपोर्ट है, एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि किसका बात कैसे डिस्कस करना है. तो फर्स्ट पर्सन जो जैक है, उन्होंने क्या बोला था? What Jack had said, what we should be doing. Gross profit margin के हिसाब से हम लोग. Jack argued that this is simple. Whichever products have the higher gross profit per unit should be prioritized. तो उसके अनुसार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो पहला का सबसे ज्यादा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा. So we will be, you can say, using the whatever time we will have in stitching, we will be utilizing the time like this. Are you satisfied with him? If not, why? If yes, why? दोनों लिखना है. एक एक पर्सन को ऐसे पकड़ पकड़ के चलना है, फिर बताना है. क्या लगता है? मान लीजिए मेरे यहां पर सीमा है, एसीसीए है, सीपीए है, डिप्लोमा, आईएफआरएस है, सब कुछ है. हर तरह का स्टूडेंट का ट्यूशन फीस में से मैंने खर्चा लेस किया. खर्चा कौन सा? खाली जीएसटी नहीं, सैलरी ऑफ द स्टाफ, अगड़म बगड़म सब पर यूनिट निकालकर मैंने लेस किया. इनकम आया. मान लीजिए सीमा स्टूडेंट से इनकम पर यूनिट सबसे ज्यादा है. सो कैन आई से दैट आई शुड बी टीचिंग मैक्सिमम सीमा स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू अदर्स? सब झूल है. बिकॉज मैं जो कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, सैलरी है, ये सब है, कैसे निकाल रहा हूं? कोई ना कोई तो बेसिस ले रहा हूं. लेकिन वेदर इफ आई डोंट टीच एनी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट बच जाएगा, वो नहीं लगेगा. ऐसा होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट कंसिडरिंग अदर एक्सपेंसेस.
Second thing, gross profit is after deducting fixed expenses by some basis, whatever basis, traditional basis, ABC basis, जो भी हो. The problem is not forever. The problem of flu is there for some time, 1 month, 2 months, something. तो उस समय के लिए तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में सोचना उचित नहीं है ना. So doing the decision based on gross profit will not be logical, because maybe you are going to produce first product more, but the fixed expenditures relating to other products will still be there, and you will be able to generate a lower gross margin if you take this decision. हम लोग जैक, हमारा बॉस का बॉस है भाई, सब बॉसेस हैं, उसको समझाएंगे जैक कि भाई अगर हम लोग ये वाला सूप बनाते हैं तो दूसरे वाले का फिक्स कॉस्ट नहीं लगना है क्या, स्टाफ सैलरी नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं होएगा, ये रेंट नहीं लगेगा, उसको समझाएंगे. तो आप सोच रहे हो कि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा थोड़ी ना देगा, खर्चे तो फिर भी रहेंगे. सो इट इज नॉट लॉजिकल दैट द डिसीजन फॉर शॉर्ट टर्म व्हेन द स्टिचिंग स्टाफ आर अंडर प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट इज लेस टाइम इज देयर, we should be focusing as per the gross profit per unit is not logical. अब यहां पर इसको एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक है ही नहीं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि हां ठीक बोल रहे हो, बिकॉज मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है विच आई कैन से दैट इज सेइंग करेक्ट. सोफिया ग्रिग फेल्ट वी शुड मैन्युफैक्चर इन आवर स्टैंडर्ड मिक्स टू अवॉइड अपसेटिंग टू मेनी कस्टमर्स. सोफिया बोल रही है, उसे करता धरता ऐसे ही हैज फॉर्म द कंपनी, सी इज द प्रमोटर. She is saying, yes बॉस तो करना ही पड़ेगा भाई, but she is saying that जैसे हम लोग का सेल होता है चारों का, उसी रेशियो में हम बनाएंगे. Do you accept his logic, her logic? If not, why? If yes, why? ये आईटी जैसे ही है. आप सोचेंगे मेरे को आईटी में आपको आईटी सॉफ्टवेयर कैसे बनना है वो नहीं जानना है, आपको बिजनेस में अप्लाई करना है. ये वैसे सारे क्वेश्चन ही आईटी है, फिर तो वी विल नॉट बी एबल टू आंसर एनीथिंग. आई एम जस्ट टेलिंग टू दैट स्टूडेंट हु इज कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन आईटी टेक्निकल रीडिंग और एनीबडी इन द वर्ल्ड कि आईटी आपको और मेरे को एक दूसरे तरह से समझना है, वैसे नहीं जैसे किताबों में लिखा हुआ है. सो व्हाट लॉजिक? So you want to say that कि when we will be doing the production and laborers are less, they will be working overtime, and at the same time productivity, because जो कम लोग होंगे उनसे overtime या काम मैनेज करना है. So if they are dissatisfied on producing something, तो वो गड़बड़ होगा. वैसे मेरे को एक बात और बोलना है, क्या हम लोगों के पास इन्वेंट्री वगैरह नहीं है क्या? वो दोनों केस में ही हम लोग बोल सकते हैं, वो जनरल अदर फैक्टर्स में भी बोला जाएगा. इन्वेंट्री तो हमारे पास भर के 3-3 महीने का सामान रखते हैं हम यार. तो अगर कोई पर्टिकुलर 1 महीना के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होएगा तो उसको तो हम लोग इन्वेंट्री के थ्रू बेच सकते हैं. वी स्टिल एबल टू सेटिस्फाई द डिमांड अनलेस एंड अनटिल वी आर थिंकिंग दैट कोई कस्टमर बहुत बड़ा है. ऐसा हमारा तो है नहीं कि कोई होलसेल कस्टमर है जिसकी सारी डिमांड पूरी करनी होगी, अदरवाइज दे विल गो टू अदर प्लेसेस. ऐसा तो है नहीं. सो वी रिक्वायर टू फॉलो दैट. If the customers are very big, they are very important for us, they regularly ask different types of products in a mix, तो हम लोग को सबके बारे में सोचना होगा, एक मिनिमम कमिटमेंट पूरा करना होगा. ऐसा तो कुछ है नहीं. We have the full retail sale, there is no credit sale, one by one shoes. Still we are concerned with each customer, which can be managed through the inventory stock. क्या लगता है? The third thing who is saying that I put forward my view. आपका फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहे हैं जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है उसके बेसिस पे. इज ही करेक्ट? ही इज पार्शियली करेक्ट, पार्शियली रॉन्ग, बिकॉज ही इज इग्नोरिंग फिक्स कॉस्ट. दैट वे ही इज करेक्ट, बट रॉन्ग क्या कर रहे हैं वो? ए भाई, अगर कंट्रीब्यूशन पहला वाला का ज्यादा है तो उसमें टाइम भी तो लग रहा है ना. बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. वेन एवर द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स, not only based on income. Contribution per unit आपका इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा, then this. But the time involvement is also different.
टाइम इन्वॉल्वमेंट भी सब में सेम नहीं है, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टाइम भी ज्यादा लग रहा है. So if we have suppose stitching time 100 hours, the number of units which we can produce for the middle one will not be equal to the first one. The number of units which we can produce for the first one is much higher than the second one. Maybe it will be giving in 100 hour in 1 hour total contribution higher. So we can take the decision based on contribution per hour, but we cannot take decision based on contribution per unit. Contribution per hour of stitching time we can take decision. बट उसमें प्रॉब्लम क्या होएगी? कंट्रीब्यूशन से क्या प्रॉब्लम होएगी? बिकॉज हियर यू नीड टू से दैट कि हम लोग कंट्रीब्यूशन पर आवर ले सकते हैं, लेकिन स्टिचिंग टाइम को, बट उससे प्रॉब्लम अगर वो भी लेंगे तो व्हाट कैन बी द इश्यू? इफ वी विल बी डिसाइडिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर 1 month 2 month बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर आवर, व्हाट कैन बी द फर्दर इश्यू पॉसिबल? I will say that again, we are talking about for very few short term period, 1 महीना 2 महीना के लिए. What type of variable cost we have deducted? Variable cost material, variable production overhead. उसमें क्या है पता नहीं है. Then labor cost तो they have considered fixed only, fixed production. लेकिन in this variable production overheads, they have calculated rate in the pre-scene. It is given कि variable production overhead ये है. But we need to understand that there are many types of variable expenditures, even though you are calculating per unit. But for a very short period, they are not going to change. They are not actually per unit. They are a type of fixed cost. So you are taking something as a per unit expenditure, which is not per unit for a short period. So purely contribution पे calculation करने से भी problem हो सकती है कि we will not be able to generate income. We will not be able to avoid expenditures relating to variable only which are related with other products. नहीं बना रहे तो भी वो खर्चा लग जाएगा. So according to me, best is what? जो फाइनेंस मैनेजर आपका बॉस बोलकर गया है, based on what? The finance manager Ben Numan is saying what? थ्रूपुट में हम लोग केवल वो वेरिएबल कॉस्ट सोच रहे हैं जो सामान बनाने से लगेगा मटेरियल, उसके अलावा उसने और कोई चीज लेस नहीं करते हैं. आई ट्राइड this before he went holiday and suggested that throughput per hour to reflect even per hour. Even he is not saying throughput per unit, he is dividing by the limited resources और उसके बाद जो बढ़िया है वो, which is the best decision. Because एक बार 1 महीना 2 महीना जो भी कॉस्ट लगेगा प्रोडक्ट बनाने में, which is mainly material, what will be the income divided by the limited resource, where the income will be higher, we should concentrate on that only. जिससे कि in this difficult time we will be able to maintain our income, because this is something happened which nobody forecasted. कोरोना किसने फोरकास्ट किया था? ये फ्लो जो हुआ है कोई ने फोरकास्ट नहीं किया था, इसका मैनेजमेंट भी संभव नहीं है. So for that reason I will go with this person. ये चारों का एक एक बात करके आपको बोलना है. 4 पैराग्राफ तो कम से कम, किसी के बारे में 2 बात बोल रहे हैं, 2 चीज बोल रहे हैं, 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ्स लाइक दैट, बट इट इज लेंदी क्वेश्चन. फिर उसके बाद 30% टाइम रखना है. बेन नुमान इज इंक्लूडिंग द डिस्टिंक्शन ऑफ एनी अजम्पशन. अच्छा यहां पर पहले आर देयर एनी अदर फैक्टर्स, कुछ और हम लोग ये चारों के अलावा जो ये लोगों ने बोला है कुछ सोचना चाहते हैं? एक तो इन्वेंट्री लेवल, कि इन्वेंट्री हम लोग बहुत अच्छा खासा रखते हैं तो हम लोग हर कस्टमर की डिमांड पूरा कर सकते हैं. कोई बिग कस्टमर हम लोग के यहां है नहीं, तो अगर कोई कस्टमर का डिमांड वी डोंट वांट बट नहीं पूरा हो तो एक बार चलेगा. वन पर्टिकुलर शू वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल, चलेगा. और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो एनी अदर फैक्टर्स. क्या हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में इंप्लॉय लोग की प्रॉब्लम है, क्या दूसरे डिपार्टमेंट से इंप्लॉय को थोड़ा ट्रेंड करके ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ एक बार, सो दैट टू ईज आउट द रिसोर्सेस वी कैन डू. दे आर नॉट थिंकिंग. और क्या कर सकते हैं? व्हाट अदर फैक्टर्स वी कैन कंसीडर? कैन वी थिंक ऑफ आउटसोर्सिंग, कि एक बार जो सू नहीं बना पाए, ऑर्डर फॉर्डर आएगा उसको बाहर से बनवा लेते हैं? कैन वी डू? कैन वी सजेस्ट दिस? वी कांट सजेस्ट दिस, नो.
because our shoe making is our core competency, craftsmanship and all that. Maybe we can do outsourcing some of the general work which does not involve core competency, वो कर सकते हैं. लेकिन पूरा का पूरा पर्टिकुलर शूज बाहर से बनाना तो आप सब बुद्धि बता दोगे यार, तब तो फिर कैसे जियोगे? जब सारा सीक्रेट ही खोल दिया तो हाउ यू विल सर्वाइव इन द लॉन्ग रन? You should never share with anybody your secrets. In every business there are secrets. So normally I will not advise. I can advise some of the functions which are normal nature can be outsourced. Good payment rate to laborers. तो उससे वो लोग ज्यादा ओवर टाइम करेंगे. You can say कि जो बच जाएंगे उनसे ओवर टाइम करवाने के लिए उनको बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको थोड़ा पेमेंट बोनस इंसेंटिव ज्यादा दिया जाएगा. हमारे यहां कोई बोनस वगैरह कल्चर तो नहीं है, बट ऐसा किया जाएगा एक बार. बट कुछ फैक्टर्स यू नीड टू राइट, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड. देन आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ बेन फिगर्स. आपको पूरा थ्रूपुट समझाना है. थ्रूपुट मीन्स फ्रॉम सेल प्राइस ओनली द मटेरियल कॉस्ट आर डिडक्टेड, because for a short run all other costs are treated as fixed. They are treated as operational fixed expenses. Then we say that what is the throughput contribution per unit. Then on the basis of limiting resource, which is stitching time, here we calculate by using 1 unit of the limited resource, where we will be getting maximum throughput contribution per unit per hour, which is you will write the figures, and then based on that the rank will be decided, so that the stitching time which is available will be utilized in the business for the coming 1 month, 2 months in the most efficient manner, which will be helping us to control our income in this difficult time. But there is a reservation that which of the cost we are considering as fixed. We need to purely analyze कि वो सच में fixed है ना, because हो सकता है कि material के अलावा there is something which you are considering as fixed which is not fixed. So there is a challenge in throughput also, because it is purely considers only material cost as the variable cost. All others are fixed. कोई ऐसा कोई कॉस्ट हमारे यहां जो वेरिएबल हो सकता है अदर देन मटेरियल? मैं तो सेलिंग एक्सपेंडिचर बोलूंगा कि भाई अगर कस्टमर को शूज प्रोवाइड करना है, ऑनलाइन है, जो भी डिलीवरी तो देना होएगा ना, तो डिलीवरी कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल. इट इज बेस्ड ऑन पर डिलीवरी सिस्टम. सो वी कैन से दैट इवन दो वी विल बी फॉलोइंग दिस, we need to take into consideration कि वो वेरिएबल कॉस्ट लेस करके हम थ्रूपुट निकालें. डोंट गोइंग इनटू प्योर थ्रूपुट कंसिडरेशन, बट थोड़ा उसको कंसीडर किया जाए. और पूरा आंसर में फिगर्स यूज करते रहना है, बिकॉज दे हैव सेड कि इंटायर आंसर्स क्या फिगर्स वहां कैलकुलेशन में उसको बार बार यूज करते रहना है. दिस इज सिंपल देन अकाउंटिंग एरिया, बिकॉज अकाउंटिंग में टेक्निकल बनना पड़ता है. यहां कोई टेक्निकल नहीं बनना है. लेकिन अगर इसको आदमी बोलेगा सर मेरे को ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, ये सब, यार ये नहीं चाहिए. आपको बिजनेस सेंस लगाना है. द इंटायर केस स्टडी एग्जाम इज बिजनेस केस स्टडी. दे आर द बिजनेस केस स्टडी एग्जाम. यू नीड टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, कि इस जगह क्या किया जाए जिससे बिजनेस में प्रॉब्लम दूर हो जाए. द अपॉर्चुनिटीज कैन बी कैपिटलाइज लाइक दैट. गेटिंग? तो अब आप लोग जब आंसर लिखकर देते हैं तो उस केस में उसमें मार्किंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग तो डिस्कस कर लिए ना. जब आप आंसर जिस दिन लिख कर देंगे, जब मैं लूंगा और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कहीं से रेफर नहीं करेंगे, तब मार्किंग चालू होएगा. डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अपडेट. एट अ रिसेंट बोर्ड मीटिंग ऑफ टीसी, द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज द पोटेंशियल टू एक्सपेंड into offering a new range of sustainable clothing to match the footwear. At a recent board meeting of TC, the main topic of discussion was the potential to expand into offering a new range of sustainable clothing to match the footwear. मतलब जूते के साथ हम लोग कपड़े भी बेचेंगे. New range of sustainable clothing to match the footwear. ठीक है भाई, matching shoes, matching clothes. Sophia Grigg, managing director, argued that the company brand strength was at an all-time high, and so it was an ideal time to capitalize on customer goodwill and diversify the product range. Sophia Grigg,
argued that the company brand strength was at an all-time high. And so it was an ideal time to capitalize on a customer goodwill and diversify the product range. बहुत बढ़िया टाइम है, हमारा ब्रांड वगैरह मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है. Jack Tang, sales and distribution director, agreed but felt that the company had to be careful how best to market the new range, as there was a danger customer might feel that TC is simply cashing in on its reputation rather than offering anything new to the market. But समझ की, given this, the board agreed to fund additional marketing. Given this, the board agreed to fund additional marketing. This morning you received the email from FD to the finance officer. Today, marketing package for the new clothing range. कैसे उसका marketing करेंगे? As you may be heard, the board are considering a proposal to expand into marketing, making sustainable clothing to complement our shoes. As you may have heard, the board are considering a proposal to expand into making sustainable clothing to complement our shoes. As you may have heard, the board are considering a proposal to expand into making sustainable clothing to complement our shoes. Jack Tang, sales and distribution director, suggested 3 potential marketing packages which cost the same but use a different mix of media. A market research company has estimated the expected value of additional contribution, the standard deviation, and the coefficient of variation for each package. I have summarized the details in the attached schedule. See reference below. Jack would like to go ahead with package C since it has the highest expected value. I have a meeting with the board to discuss these options, and the main emphasis will be on risk and return as far as the financial aspects are concerned. I am concerned that some board members will not understand the report, but Ben Numa and I are tied up with auditors today. I am concerned that some board members will not understand the report, but Ben Numa and I tied up with auditors' work today. So would appreciate your preparing so something on the following that I could use to communicate to the board. Can you start by outlining why we consider risk as well as return, what each of these terms means, which is very short. Can you start by outlining why we consider risk and return and what each of these terms means, which is actually, you can say, explaining risk and return hota kya hai technically, which is a technical question. But then you need to explain in such a way when it will be discussed in the meeting, then the directors can understand, those who are not accounting finance background. An explanation of these figures in the schedule and whether you think choosing a package based on expected value would be best approachable. When you explain risk and return, आपको जो नीचे टेबल दिया हुआ है, आप उस फिगर्स को वो एक्सप्लेनेशन से कोरिलेट करिए. And again decide whether expected value will be logical, जो हमने ऊपर भी किया, which was technical question. Expected value, same thing you need to write here, which is 35%. Also, please explain a risk averse and a risk seeking approach to decision making and package that would be chosen for each of these approaches. Risk seeking and risk aggressive approach you will apply, and on the basis of that, which package will be selected. And then last one, an indication of other methods that could be incorporated to discuss risk. Indication of other methods that could be incorporated to manage the risk. कोई और methods है क्या for managing the risk? Whenever we are in the exam hall, normally examiner लोग क्या करते हैं? There are 4 questions, 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes. चौथे वाले में ये डालते हैं जब आप ऑलरेडी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखकर एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और चौथे में उन्होंने 4 पार्ट दे दिया, तो बहुत पजल्ड हो जाते एग्जाम के टाइम पे. वी थिंक दैट वी गेट प्रेशर, चारों का आंसर कैसे लिखेंगे. लेकिन आपको अपना दिमाग सही रखना है, क्योंकि टाइम तो 45 मिनट्स यहां भी मिल रहे हैं ना. फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 45 मिनट्स, सो लास्ट वन 45. इट इज नॉट दैट ऑल 4 टुगेदर, सो आपके लिए 10 मिनट ही बचा, वो टेंशन नहीं है. लेकिन अब आप सोचिए चारों में मार्किंग एलोकेशन क्या है. इफ इट इज 45 मिनट्स, देन 45 इंटू 15% इज अराउंड 6 मिनट्स. So ऊपर में 6 minutes, लास्ट में 6 minutes, and in between you will be taking around, you can say 12 minutes.
6 minutes 12, लेकिन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर 45. अगर हम 45 मिनट्स में तो 10 मिनट्स रीडिंग प्लानिंग ये सब निकाल दें, सो 35 इंटू 15%, 5 मिनट्स. फर्स्ट वन 5 मिनट्स, सेकेंड वन 5 मिनट्स, इन बिटवीन मिडिल वन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5, 10 और 5, 1-2 मिनट तो कहीं इधर उधर हो जाएगा. तो मेरे को आंसर राइटिंग में 5 मिनट में लिखना है. 5 मिनट में नॉर्मली कितनी लाइन लिखी जाएंगी? इन 5 मिनट्स 7.5 लाइन्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड. बट मोटा मोटी फर्स्ट आंसर, लास्ट आंसर 7 to 10 lines, the middle one 15 to 20 lines, 15-20, 7 to 10, 7 to 10, ऐसा लेंथ होगा. आपको उस अनुसार ही आंसर लिखना है, बिकॉज आप कैरिड अवे नहीं होंगे वेन एवर यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर आंसर, इवन दो यू नो मोर. आंसर लिखने के लिए ये नहीं लिखना है आंसर फॉर ए में जो पूछा गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, हेडिंग दिए लिख दिए. आप उसको पॉइंट ए मत लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. Point B, application of risk and return in the given data. Point C, the other technique, risk averse and risk taking technique for taking decision. Point D, this is subheading. Point D, other, you can say, other methods for managing risk. ABCD नहीं लिखना है. अब आप उसके अंदर पैराग्राफ डाल रहे हैं, पैराग्राफ को आपको नंबर 1, नंबर 2 देना है, एबीसीडी लिखना है, आपकी मर्जी है. मैं तो कुछ नहीं लिखने वाला हूं. आई एम नॉट कंसर्न विद पैराग्राफ नंबर्स, बट इन एवरी पैराग्राफ आई विल बी एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स. मेरे ख्याल से फर्स्ट आंसर में मेरे को रिस्क और रिटर्न 2 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, रिस्क रिटर्न. दूसरे वाले में जो मैंने ऊपर समझाया उनको फिगर से को रिलेट करना है. तीसरे वाले में रिस्क सीकिंग और रिस्क एग्रेसिव होता क्या है वो समझाना है. और चौथे वाले में कोई अदर मेथड्स है क्या वो बोलना है. What is they have given the reference material? The 3 package for marketing cost is same. They have written package A, B, C, expected value of additional contribution 4,12,000, 4,28,000, 5,00,000. Standard deviation, this coefficient of variation. Now in the first question which I was asking technically, जो first question हम discuss किए technical वाला, this one. Here they have given probability and then we are calculating expected. Here the expected are calculated. We have not been given the breakup of the figures. But this 4,12,000 has been calculated by different figures and their probability. If we go for package A, outcome will be this probability, this outcome, this probability, this outcome, this probability, this and so on. So average is coming this for second one, for third one. Then what is SD? In the first one, the earlier question, we discussed that the average figure is coming 3,11,000. But if somebody want to calculate standard deviation, so all the 3 different figures are there. The first figure is 2,50,000, 5,00,000, अलग-अलग है, 3,00,000 कुछ भी है. So actual figure is 250 minus average is 311, the whole square. Second figure minus average 3,11,000, the whole square. Third figure minus average 3,11,000, the whole square. Why we are doing square? The difference if negative, by square it will become positive. The difference if positive, by square it is positive only. Total differences. But the first difference multiplied by the probability first one, second difference multiplied by second probability, third difference third. We are getting average differences. But they are double because we have done square. Root over. बचपन में आपने पढ़ा होगा. Standard deviation formula, summation probability into x minus x bar the whole square. Do you want to calculate? No. सोचना नहीं है. लेकिन उससे आया क्या कि 4,12,000 is going to be the average income. सीमा का रिजल्ट निकल चुका है. स्टूडेंट स्टार्टेड कॉलिंग. 4,12,000 is average income. 4,12,000 is average income. But this is average. Actual में it can be more or less. The average difference, the average up or down will be 61,800. 4,12,000 is the average income. The actual income will be 4,12,000 plus 16,800, 61 or maybe minus 61,800. But this is also average difference, not maximum. Because you are calculating on the basis of probability, these possible, so this is average. Here the income is maximum. With this package you will be getting maximum income. But in this package your SD is also maximum. So we have calculated coefficient of variation, which is what?
SD by mean, risk divided by 4,12,000, which is 15%. Here this by this 34%. Here this by this 30.4%. 15% means if you are wanting a return of $1 by package A, you are required to take a risk of 0.15. To generate 1 unit return, risk is 0.15. Here to generate 1 return, risk is 0.34. Here to generate 1 return, risk is 0.304. A person who follow statistics, he will consider this. Because to get 1 unit of return, the risk is lowest here. Because when the return is more, obviously the risk will be more. तो ऐसे डिसीजन कैसे लेंगे? सो डिसीजन लेने के लिए वी कंसिडर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन SD by mean into 100 for generating 1 unit of return. How much risk we need to take, and we will be deciding based on lowest coefficient of variation. ये कहां लिखना है ये बाद की बात है, बट ये समझना जरूरी है. This is pure application of statistics. Mean, median, mode, standard deviation, coefficient of variation. किसके अंदर है? F2 में, माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग P1 में है. हम लोग अभी जब P1 पढ़े थे तब ये सब बातें किए थे. जब आपने ऑब्जेक्ट माने FLP में असाइनमेंट वगैरह सॉल्व किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे. एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशंस नहीं करना है कि स्टडी एग्जाम कैलकुलेशन दे हैव डन, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन देन यू कांट राइट अ गुड आंसर. अगर आपको कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, क्या उसके बिहाइंड लॉजिक है, वो समझ में नहीं आता है तो आंसर नहीं लिख पाएंगे. हाउ कैन वी एक्सप्लेन रिटर्न एंड रिस्क? Because the first question is what? The first question is, can you start by outlining why we consider risk as well as return and what each of them at terms means? Can you start by outlining why we consider risk as well as return and what each of these terms means? A return means पता लगा के बताऊंगा. अभी 2 मिनट में चेक कर लीजिए ना. अरे वैसे माने रैंक तो अभी पैसे पता भी नहीं चलेगा ना, अभी तो मार्क्स पता चलेगा. रैंक तो हर इंस्टीट्यूट और 10 दिन बाद बताता है ना. मार्क्स से मेरे को फीलिंग आ जाएगा इफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड अराउंड 120 रैंक आएगा, लेकिन क्या रैंक आएगा ये तो कैसे पता चलेगा यार. दिस विल टेक इन एवरी इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली यहां. सब इंस्टीट्यूट रैंक का लिस्ट बताते हैं और 8-10 दिन बाद. लेकिन जब पता है इतने साल से पढ़ा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में यहां पर इतने नंबर स्टूडेंट के आते हैं, नॉर्मली 1 रैंक इस रैंक में इस लेवल पे पहुंचता है, तो अगर वो उतना नंबर लाया होगा तो रैंक के पास है. लेकिन रैंक आया कि नहीं वो तो टाइम लगेगा ना. अच्छा देखते हैं भाई. He is messaging कि सर आई क्लियर्ड स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, और कुछ नहीं बोल रहा है वो यार. आप लोग भी देख लीजिए. नीरव मोदी, तो वो तो मेरे को पता था, मेरे को पूछना पड़ेगा ना कि हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड, बिकॉज ही शुड बी राइटिंग मार्क्स ऑल्सो ना. लेकिन उसने नहीं लिखा है यार. तो मेरे को कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा. आई एम जस्ट सेइंग नीरव मोदी, बिकॉज मैंने उसी का रैंक लिखा है. नीरव मोदी, नीरव मोदी ये रहा. उसने लिखा है सर क्लियर्ड सीमा SCS एग्जाम, थैंक्स फॉर ऑल द एफर्ट्स पुट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस. और मैंने उसी के लिए लिख के रखा है. आप देखिए नीरव गांधी विल स्कोर रैंक, लेकिन मेरे को अभी नहीं मालूम है यार. ये नीरव मार्क्स पूछे, फिर इन दैट केस हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे. तो 5 मिनट लगेगा. अच्छा, हाउ मच यू स्कोर्ड? बिकॉज सब कोई कॉल भी किए ना, फिर सोचेगा सर बात नहीं कर रहे हैं और ये सब पूछ रहे हैं. सब सोच सोच के बोलना पड़ता है यार, जिंदगी आजकल.
लीजिए आप ही के सामने पूछ लिए, लेकिन मैं इसका टाइटल गलत लिख के रखा हूं, ही इज नीरव गांधी, बट बाय मिस्टेक आई हैव रिटन नीरव मोदी। सर नेट उनका नेट डाउन है क्योंकि पहुंचा नहीं है अभी तक, और भी फोन कर रहा है यार, फायदा नहीं है, प्लीज मेरी बात मानो, क्योंकि देयर आर अराउंड सारे लोग मिलाकर 25-30 लोग हैं जो पढ़ रहे थे, कोई नई एग्जाम दिया था, कोई फेल भी हुआ हो सकता है, कोई पास हुआ होगा, सबसे बात तो करना पड़ेगा यार, ठीक है रहने। आई विल कम्युनिकेट, डोंट वरी, मैं तो बताऊंगा ही यार। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट, can you outline by why we consider risk and as well as return, what each of these term means? Return matlab if you are talking about a project NPV, if you are talking about a project cash flow, if you are talking about a project return, that is income divided by capital employed, gross profit, net profit, all are return, जिसमें आपको कुछ फायदा मिल रहा है, that is return। आप ये सारी चीजों को रिटर्न बोलते हैं। लेकिन whenever you are forecasting, you are doing something new. Can we say that whatever we are forecasting will be 100% sure? Whatever in all the three package we are saying that the income will be this. By doing the marketing of the new product, the income will be this. But income तो और ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। So whatever you are expecting, deviation from that is called risk. Risk is not only loss. Risk मतलब नुकसान होगा ये नहीं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं नीरव गांधी के लिए, उसका नंबर कितना आया, तो पास तो वो हो गया, वो मेरे को ही पता था पहले से ही, मैं क्या बता रहा है वो यार, नई बात तो बोला नहीं उसने, पास तो वो ऑलरेडी हुआ ही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि उसका कितना नंबर आया, बिकॉज यही तो रिस्क था ना, वो कितना नंबर लाता है। अगर वो और ज्यादा नंबर लाया बहुत बढ़िया, बिकॉज रिस्क डज नॉट मीन्स लॉस, डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड रिस्क। आपको ये बताना है, दैट मीन्स इन द, आई मीन टू से कि अगर हम लोग को पैकेज ए में बोल रहे हैं कि इतना फायदा होगा, तो डिविएशन जो 61,000 आया, मतलब इतना फायदा कम हो सकता है, बेसी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एवरेज डिविएशन। यू कांट डिसाइड फॉर एनीथिंग जस्ट बेस्ड ऑन रिटर्न, बिकॉज बोलेंगे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे 2 दिन के अंदर ही 10% इनकम होगा, बैंक में एफडी करेंगे पूरा साल भर में भी 10% इनकम नहीं होएगा, तो शेयर मार्केट में 2 दिन में 10% जाएगा भी, बैंक एफडी में नहीं जाएगा। द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, यू नीड टू कंसिडर रिस्क, वेदर यू आर एन एग्रेसिव, वेदर यू आर अ डिफेंसिव, वेदर यू आर कंजर्वेटिव, आपको रिस्क रिटर्न दोनों को एक साथ सोचना होगा, देन ओनली यू कैन टेक डिसीजंस, अदरवाइज नॉट। आपको फर्स्ट में इतना ही लिखना है, अब डेटा से कोरिलेट करिए इसमें। सो इन ऑल द 3 पैकेज the average return is this 4 lakh जो उन्होंने दिया है, the highest is in the third one, but in the third case the risk is also highest. So if we consider that we will be doing the marketing with the third package, then the deviation will be also very high. So a logical person, a rational person generally decide based on coefficient of variation. The coefficient of variation is saying that for getting one return, how much risk we are required to take, which is lowest in case of the first one. So generally rational persons will be deciding based on package A, आपको ये बोलना है। Then second में आए रिस्क एवर्स रिस्क सीकिंग। ये जो रिस्क एवर्स रिस्क सीकिंग है, ये लोग प्रोबेबिलिटी ये सबसे डिसीजन नहीं लेते, इनका एक एटीट्यूड होता है। जैसे मैंने बोला कि आवर फैमिली इज रिस्क एवर्स, हम लोग कोरोना में बाहर जाते नहीं है, बाहर से लोगों को आने नहीं देते हैं, हमारा ये सिस्टम है। इन द लास्ट ईयर 2020 अराउंड, बीच में जब फर्स्ट टाइम कोरोना चालू हुआ था, जब लॉकडाउन था, तो हम लोग का टीवी खराब हो गया था, एंड फॉर 3 months देयर वाज नो टीवी। टीवी इन द सेंस टीवी तो 2-3 है यार, लेकिन ऊपर से टाटा स्काई का कुछ गड़बड़ हो गया। टाटा स्काई पर्सन कैन कम, दे कैन रेक्टिफाई, हमने बुलाया ही नहीं, नहीं देखना है हमें टीवी यार, नहीं जरूरत है। आई मीन टू से दैट रिलेटिंग टू दिस वी वेयर रिस्क एवर्स, आज भी रिस्क एवर्स है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो इतना इस तरह से नहीं सोचते। सो आवर बोर्ड मेंबर्स, इफ दे आर रिस्क एवर्स, they are not interested in taking risk, then in that case they are not concerned with probability, they are highly concerned with coefficient of variation, and they are highly going to take decisions जहां पर नुकसान होने का चांसेस कम है, मे बी फायदा कम है, मे बी बेनिफिट इज लेस, बट द चांसेस ऑफ लॉसेस आर लेस,
रिस्क इज लेस। और रिस्क सीकिंग मतलब जिसको रिस्क लेने में मजा आता है। मजा मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट दे आर स्लाइटली एग्रेसिव। कोरोना है भी तो वो डेली बाहर निकलते हैं, लोग आते हैं, दे आर नॉट so much concerned with corona. You cannot write corona. I am to just correlating the language. Risk taking means we are aggressive, we take risk. For generating higher return, we are ready to take higher risk. Normally, risk averse और risk seeking के अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमैक्स, मिनीमैक्स, मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स रिग्रेट। ऐसा कुछ याद आता है? मैक्सिमैक्स, मिनीमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स रिग्रेट। ऐसा कुछ याद आता है क्या भाई? आना तो पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा वो सब लिखना चाहिए। Risk averse person will also always follow what? Maximin. If we will go with the package A, what will be the worst case? Package B, what will be the worst case? Package C, what will be the worst case? Out of that, the best one. And risk seeking maximax. If we go for package A, what will be the best outcome? Package B, best outcome. Package C, best outcome. Out of the best. They don't consider probability. They consider based on best outcome, best में से best. They always think that हमारे साथ सब अच्छा ही होना है. They are very optimistic person. आपको उसको explain करना है point number C में. And the last one, an indication of other methods that could be incorporated to discuss risk. जो वो लोग रिस्क एवर्स बोल रहे हैं, रिस्क एग्रेसिव बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, और कुछ और कोई मेथड्स विच कुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू डिस्कस रिस्क। मेरे को जहां तक याद आता है, मे बी वी हैव नॉट डेल्ट इन द क्लास सो मच। एक रिस्क के अंदर होता है प्रोबेबिलिटी हो गया, द सेकेंड इज डिसीजन ट्री, द थर्ड इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। मीन्स व्हाट? आपको कोई भी जगह रिस्क दो तीन चीजों के लिए होता है। तो इफ आई विल से दैट इन पैकेज ए और इन पैकेज बी इट कैन बी दिस इश्यू कैन बी अ प्रॉब्लम, स्टाफ, मार्केटिंग, कुछ भी, हम लोग उसको और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। एंड एवरीथिंग इज अ कॉज एंड इफेक्ट। डिसीजन ट्री इज व्हाट? एक ये होगा तो दिस विल हैपन, देन दिस विल बी द डिसीजन। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप which is a combination of risk averse, risk seeking and probability both. So we can use decision tree, we can use sensitivity analysis, we can use, you can say, help of an expert, कि कोई एक्सपर्ट उस फील्ड में है कि मार्केटिंग वगैरह किया है, उसका हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। वी कैन एनालाइज अबाउट कॉम्पिटिटर्स व्हेन दे आर सेलिंग ऑलरेडी द क्लोथ प्रोडक्ट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सक्सेस मिला है। वी कैन डू मोर आईटी, मोर मार्केटिंग एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, उससे रिस्क पता चल सकता है। कुछ तो लिखना होगा ना। इसका आंसर फिक्स्ड नहीं है कि मॉडल आंसर में जो लिखे वही होगा या आप जो लिखे। देयर आर सो वेरिड पॉसिबिलिटीज, बट यू कैनॉट राइट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड रिस्क एग्रेसिव, रिस्क एवर्स। फिर से यहां आपको दूसरा चीज लिखना है, समथिंग यू नीड टू राइट टू गेट 15 मार्क्स, 15% मार्क्स। गेटिंग? we need to cover the other areas very fast. I am not reading the question, क्योंकि रीडिंग तो मैंने किया ही है ऑलरेडी। वो तो आप लोग के सामने फीलिंग लाने के लिए फिर से रीड करना पड़ता है। हम लोग बोल रहे हैं लास्ट एरिया इज वर्किंग कैपिटल। इन द प्रीसीन मटेरियल, based on pre-seen material, we have calculated their inventory days, receivable days, payable days, operating cycle वगैरह हमने निकाला था शुरू की क्लासेस में। This is also given based on 2021 data, बट कुछ और अलग तरह से कुछ और डेटा देकर निकाला गया। अब यह है कि हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 47 डेज है और हमारा 32 डेज है, और हमारा एक कॉम्पिटिटर है, दे हैव गिवन एक्स्ट्रा डेटा, उसका 47 है। सो कैन वी से दैट वी आर गुड in terms of working capital management, in maintaining our inventory, receivables, debtors, payables? Can we say we are better than
Spotify? Yeah, step softly. Can we say? If you say on gross basis ki our money is blocked in the business in working capital for 32 days, but our competitor money is 47 days. So on totality basis, we might be good. But then you go into breakup. Receivable days, yahan 44 days, and yahan 3 days. That means this is not our type of business. We don't have any credit sale. We don't have any wholesale customers. Only retail like that. Or they have the credit sales. For that reason, they high. Inventory days हम लोग 106 days का रखते हैं, वो 51 days का रखते हैं. We are keeping very high inventory. We are very conservative in respect of keeping inventory. We want to satisfy the demand anyhow. Payable days हम लोगों का 77 days है, उनका 48 days है. Payable days, they are in the same industry. Even though वो credit sale करते हैं, but our payable days is very high. You need to explain about all the 3 factors to explain we are good or bad. Inventory कमती रखना अच्छा होता है कि बेसी रखना? इन्वेंट्री बेसी रखना कोई ऐसा नहीं है. कम रखेंगे तो भी गड़बड़ है, बेसी रखेंगे तो भी गड़बड़ है. इफ यू आर कीपिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, ऑब्सोलेंस, यूसेज, ये सब होगा, चोरी वगैरह होएगा. इफ यू आर कीपिंग लोअर इन्वेंट्री, क्या फायदा होगा? लोअर मनी ब्लॉक्ड, most of the money is invested in the business, so that will be giving you income, but you will be losing lower inventory, you will be losing sales and all that. Ho be this company step 45 is selling in wholesale, they know already what is the order of the customer, accordingly they make the goods. But hum log ka to retail hai, we don't know what can be the demand and all that, so we are keeping higher level of inventory. But still we are not doing business since 1 or 2 years. There are many years. 2007 में start किया था हमने. What is the year in which this company started? ट्रेड कसी 2007 फिर 2010 फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड सेलिंग वन टाइप ऑफ शू. तो हमें 10-12 साल हो गए हैं. क्या हम लोग को फीलिंग नहीं आ सकता है कि हु आर द कस्टमर्स, व्हाट टाइप ऑफ शूज दे विल बी डिमांडिंग, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड? कांट वी अंडरस्टैंड? मे बी नॉट एक्यूरेटली, कुछ तो. सो मे बी आवर वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस, but we need to check our inventory, raw materials. There are some few suppliers which are fixed supplier, जो हम लोग उनसे ही लेते हैं, और सारे supplier तो बहुत सारे हैं. We will be able to connect with them on just time basis, on a different basis. With the fixed supplier also we can go into some schedule, because दुनिया कहां निकल गई है, अभी भी हम टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर रहे हैं. For delivery to the customers also सब जगह टेक्नोलॉजी यूज करना है, so we can maintain our inventory level much better. Maybe we are getting good credit from suppliers, but suppliers से जो credit मिल रहा है and we are not paying them, if they are dissatisfied, we will be facing problem in our operations. We will not be getting discount, they will not be giving quality goods, the quality of the shoes will be affected. If it is happening, we need to check. If it is not happening but we are able to do this, that's okay. So it's not that on totality देखने से काम चल जाएगा, आपको ब्रेकअप में जाना होगा. Working capital management for any manufacturing organization, not for me, is a very, very important area. Inventory, receivable, payables, cash balances. अब अगर हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल लो है, फटाफट पैसा आ जाता है, तो फिर इतना पैसा कैश में क्यों रख के रखते हैं हम? Why there is so much huge cash balance we are making? जब हमारे यहाँ क्रेडिट सेल है ही नहीं, पैसा कस्टमर रेगुलरली देते रहता है, why we are keeping so much cash idle in the cash and bank account? Why we are not investing in proper opportunities, either in the business, outside the business, investments, government securities, ये सब? Because money kept idle is not giving you any income. But you need to understand that whenever you will invest your money, you need to analyze the risk. पैसा कितने दिन के लिए लगाना है? How much period you have? When you require again? Where you are investing? What is the risk possible? Whether you are ready to take more risk to generate higher return? What is the return possible? What is the liquidity? When we will get back? What is the chances that we can sell our investments anytime? हम लोगों को पैसा कहां कहां लगाना है? What are our future projects are going to come? Long term, short term. That way the decision for investment should be taken. But keeping so much cash idle is not advisable. Maybe we can say that the company position is very good. They are giving high and they are taking high amount of cash. But फिर भी उतना पैसा क्यों idle रख के रखें? So in the second question, it is purely focusing on cash management. पैसा है, कितना रखना चाहिए, क्या काम में आता है? Precautionary motive, transaction motive, speculative motive, any emergency. For that reason we take cash.
बट क्या हम लोग को ट्रांजेक्शन करने के लिए इतना पैसा चाहिए? डू वी नीड दैट? And whatever, wherever we will invest, what are the things we will consider? Risk, return, liquidity, then time period we need to consider while investing our surplus money. That need to be written in the second, which is, you can say, entire working capital. Point number F, each debtors, receivable, payables, inventory, other current assets, current liability, cash balance. That is your last area, which is working capital management. ये दोनों जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कोर एरिया ए बी सी डी ई एफ में कर रहे हैं, ये आपका एक सिलेबस को बांधता है. नॉट दैट एवरी एरिया डिस्कस्ड, बहुत कुछ है जो डिस्कस नहीं किए हैं, जो करेंगे थ्रू द मॉक पेपर्स. लेकिन पांचों छह होने से क्या होता है, एक मोटा मोटी फील आ गया कि भाई पूरा सिलेबस में क्या क्या एरियाज है. अब जब अलग अलग सिनेरियो आएगा उसमें ऑब्वियसली दूसरी चीज कवर की जाएगी विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन द क्लास. बट देन ऐसा माना जाता है कि जब मैं सारा कोर एरियाज कवर कर रहा हूं, स्टूडेंट हैज मोटा मोटी रिवाइज्ड इंटायर सिलेबस. जो भी उसको पढ़ना था वो पढ़ चुका. ऑब्वियसली भूलेंगे तो जब मॉक पेपर देंगे आप पीछे से नहीं देखेंगे. अभी आप देखकर रिसर्च करके आंसर लिखकर देंगे ई और एफ, नॉट रिवाइज. बस उसके बाद अब उसके बाद कोई भी चीज रेफर करना बंद. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास 28 20 तारीख तक सब रिवीजन खत्म. फ्रॉम 28 जब भी आप आंसर लिखोगे, जो भी मैं होमवर्क दूंगा, without referring anything and at a stretch in 3 hours, because now I will be giving you all the questions which are of 3 hours. अब वो ऐसे सारे एग्जाम स्टाइल पेपर दूंगा, मॉक पेपर. तो जब आपके पास 3 घंटा फ्री है, सपोज आरती यू सेड दैट कि सर मैं 12 से एक साथ 3 घंटा, अब 12 बजे लेकर बैठोगे, रूम बंद रहेगा, बोल दोगे कि अभी मैं नहीं हूं 3 घंटा, कोई कॉपी किताब नहीं खोलोगे, चुपचाप से आंसर 3 घंटा में लिखकर सबमिट करोगे. सिमिलरली मानस, यू स्टडी इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock वगैरह, आप उस समय बैठकर, टाइम आपको डिसाइड करना है. हाँ, टेस्ट का टाइम आई हैव डिसाइडेड इन द क्लास 7:30 AM, लेकिन बैलेंस जो होमवर्क मैं दूंगा 3 घंटा में एट ए स्ट्रेच. नॉट दैट 1 क्वेश्चन टुडे, 1 टुमारो, 1 आफ्टर 1 डे. नो, नॉट अलाउड. ऑल 4 क्वेश्चंस इन इंटायर 1 सिटिंग 3 hours विदाउट रेफरिंग एनीथिंग. अपने आप को बार बार चेक करते हैं फ्रॉम 28 टिल द डे ऑफ एग्जाम, कहां पर रिवीजन करना है. जब 28 को टेस्ट हो गया, दिखेगा ये वीक एरियाज है, उनको रिवाइज करेंगे. फिर 23rd 24th को फिर से एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर 27 को फिर एक देंगे, फिर 38 को फिर देंगे, फिर 3rd को फिर देंगे, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे. तो उससे पूरा का पूरा 100% प्रिपरेशन होगा. बिकॉज नाउ द लग्जरी पीरियड इज ओवर ऑन 19th of January. 28 जनवरी से थोड़ा एग्जाम स्ट्रक्चर में जाना है. Okay, so revise everything, whatever is there in the syllabus, जहां भी आपको लगता है. और 28 के बाद 27 को सारा डाउट एक साथ लेकर बैठ जाएंगे. We will discuss. मॉक पेपर चलते रहेगा. That way the approach will be there for the case study exam. Because कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है. लॉजिक है, आंसर सही है. मे बी मेरा लॉजिक अलग, आपका अलग है. यू आर करेक्ट, यू विल बी गिवन फुल मार्क्स, नो इश्यू. अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आरती अभी भी गया हुआ है. ही हैज नॉट रिप्लाइड. सॉरी, नहीं तो मैं एटलीस्ट बता देता उसका मार्क्स क्या है. ओके, तो थैंक यू. वी विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे. कोर एरिया ई और एफ का आंसर आप लोग को लिख कर देना है बाय थर्सडे, और उसके बाद थर्सडे टेस्ट है. ऑन नेक्स्ट थर्सडे मॉर्निंग 7:30 AM टेस्ट इन द क्लास. Leaving for today. Will communicate you the entire results by the end of the day or maximum by tomorrow. Because सबसे पूछने पाछने में टाइम लग जाता है यार. Okay? Thank you. Take care. Tada.